ऑडिटिंग की हिंदी बुक मिलेगी। आप लोग सारे क्वेश्चन नेगेटिव में क्यों पूछते हो, मुझे समझ नहीं आता। हमको हमारे घर ले जाना है इन सब चीजों को। सर कंप्यूटर की क्लास नहीं मिल पाएगी क्या, सर आज क्लास नहीं होगी क्या, ये इसकी हिंदी बुक नहीं मिलेगी क्या। हर चीज में नहीं क्यों लगा देते हो आप लोग। नेगेटिव से क्वेश्चन पूछने में मजा आता है आपको, पॉजिटिव से नहीं पूछ सकते हो। वाई नेगेटिव, नेगेटिव शब्द क्यों चाहिए। पॉजिटिव ऑरा बना के रखिए। नेगेटिव शब्दों से क्या करना है, एक बात जरूर ध्यान रखिए। हम जो भी बोलते हैं पूरे दिन में, ठीक है, हम पूरे दिन में जो भी बोलते हैं वो, मेरे दर्शन दुर्लभ हो गए आजकल। मेरे दर्शन दुर्लभ नहीं हुए, एक ही दिन का तो गैप दिया आपको। एक दिन का गैप भी आप लोगों से झेल नहीं रहा है। आप लोगों को आदत हो गई है टेंशन लेने की। यूपीएससी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछेगी, यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछेगी उसका आपको तरीके से आंसर देना है। और एक बात ध्यान रखिए, हम पूरे दिन में जो भी कुछ बोलते हैं वो हमारे शब्द किसी और के पास जाएं या ना जाएं, हमारे शब्द किसी और के पास जाएं या ना जाएं, घूम फिर के हमारे पास जरूर आते हैं। बिल्कुल, कल मॉर्निंग में ही मेरी क्लास होगी। अब एक दिन एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे। आज ऑडिटिंग खत्म, कल स्टेटिस्टिक्स खत्म, और परसों पॉलिटिक के साथ आपका ईओ एपीएफसी सब खत्म। एक दिन में आपको एक वीक लग रहा है। आदत पड़ गई है आपको। यूनिवर्स में जाते हैं, कौन से यूनिवर्स में जाते हैं। यूनिवर्स को छोड़ो, बिल्कुल कल सुबह से स्टेटिस्टिक्स चालू होगी, कल रात तक खत्म। 7 बजे तो नहीं पता, जब मैं उठ जाऊं, ठीक है। आप लोग उठा दिया करो मेरे को, फोन कर दिया करो। तो मैं क्या बोल रहा था, जो भी शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं तो उन शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। ओएसडब्ल्यू की हैबिट हो गई, मेरी शक्ल देखने की हैबिट हो गई आपको है। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं वो कहीं और जाए या ना जाए, किसी के कान में जाए या ना जाए, या किसी भी और के पास जाए ना जाए, वो हमारे पास लौट के जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आप अपनी तारीफ करते हैं वो भी लौट के आपके पास आती है, अगर आप अपनी बुराई करते हैं वो भी लौट के आता है, अगर आप किसी चीज में ना लगाते हैं वो भी आता है, हाँ लगाते हैं वो भी आता है। तो जो भी आप बोलते हैं वो लौट के आपके पास जरूर आएगा, इतना ध्यान रखिए। तो इसलिए हमको जो भी शब्द निकालने हैं उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा अच्छा हम बात करें, अच्छा अच्छा बोले, पॉजिटिव शब्दों का यूज करें, तो वो लौट के हमारे पास पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। अरे अलार्म तो काम ही नहीं करते, अलार्म तो कान के पास भी बजता रहता है और उसको हट तू कौन है ऐसे करके बंद कर देते हैं। फिर सपने से उठना पड़ता है, सपने ज्यादा काम करते हैं अलार्म की बजाय। तो 3 तरह के हमने देखे थे, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। इतने भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। पहले दिन से ही पता सब मिलेगा। तो बस वही हमारा प्रयास है कि सारी चीज आपको दे पाए। बोलिए वर्षा, आप भी बोली दो अब। इतने टाइम आपने दिल में दबा के रख ली ये बात, तो बोली दो। रिक्वेस्ट की क्या बात है, जो भी वो गाना ना होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, तो बोलो बोलो। वीडियो, वीडियो किस चीज का, किस चीज का वीडियो बताओ, तुम कौन सा वीडियो चाहिए तुमको, वही बना देंगे, जान दे देंगे। और बताओ तुम क्या चाहिए तुमको। एक पीडीएफ एक क्लास मांग रहे हो तुम तुम बोलो क्या चाहिए तुमको। पीडीएफ क्लास तो बहुत छोटी चीज है। किस चीज पे वीडियो चाहिए। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। टॉपिक्स क्या पढ़ने, अरे टॉपिक्स के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो तुम। कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज करें। आपको पता था मैं ऐसा बोलूंगा। जान दे देंगे तो पढ़ाएगा कौन। क्वेश्चन पेपर दिला दो, वेरी गुड, तालियां। अच्छा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ के लिए वीडियो चाहिए आपको, बिल्कुल लाइफ के लिए वीडियो बनाएंगे। और आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बहुत दूर नहीं हूं आपसे, जस्ट अ फोन कॉल अवे।
कभी भी आप लोग कोई भी परेशानी हो, आपकी पढ़ाई की हो या पढ़ाई से अलग हो, दोनों ही चीजें बखूबी मुझे आती हैं। और मुझसे सब बोलते थे कि आप काउंसलर बन जाओ, ठीक है। मुझे सबने एक ही पेशा सजेस्ट किया हमेशा कि आप काउंसलर बन जाओ। बिल्कुल अक्षय, एपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा परसों, दोनों का ही हो जाएगा। पॉलिटी इसीलिए लास्ट में करके दोनों का हो जाएगा। वही बात कर लो, सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत नेगेटिव हो, बिग प्रॉब्लम है, सब सब देखो यही है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब यही है, कुछ भी अलग नहीं है। और मुझे काउंसलर के लिए सजेस्ट करते थे सब लोग कि आप यूट्यूब पे बैठ के काउंसलिंग करो लोगों की। लोगों के पास बहुत दुख है, उस दुख को आप दूर कर सकते हो, आप काउंसलिंग करो। लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं कौन आएगा, नहीं कौन नहीं आएगा मेरी काउंसलिंग सुनने, इसलिए मैंने नहीं किया वो चीज कभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 5 वर्षा, आप कॉल करो, डिस्कस करो, सब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चैनल है, ओनली सिलेक्शन वर्ड, जिसके थ्रू आप सब मिले हो, बिल्कुल जिंदगी है तो प्रॉब्लम भी है। सही बात है। शांत होने के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी, अगर आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। उस प्रोफेशनल में भी रॉक करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, अभी भी कर तो वही रहे हैं, ठीक है। टीचिंग में आके भी कर तो वही रहे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ शानू। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये जो चैनल है जिसको आप जानते हैं ओनली सिलेक्शन वर्ड के नाम से, ये बना क्यों था। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही कर सकते हैं। मेरे पास तो रात रात तक फोन आते थे। जब 5 सितंबर को पेपर था तो मेरे पास 4 सितंबर तक, 4 सितंबर की रात, 3 सितंबर की रात तक भी फोन आए कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और उसमें गर्ल्स ही ज्यादा थी, बॉयज भी थे लेकिन गर्ल्स का नंबर बहुत ज्यादा था कि सर ये डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पिछली बार भी ऐसा था, तो इस बार तो आप लोग तो साथ में ही हो, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैनल मैंने बनाया क्यों था, ये चैनल मैंने, जैसे डायरेक्टर के पास हम ऑडिशन देने जाते हैं, तो डायरेक्टर बोलता है कि आपका सैड वाला कैरेक्टर दिखाओ, आपका हंसने वाला कैरेक्टर दिखाओ, आपका रोमांटिक कैरेक्टर दिखाओ, 3 4 कैरेक्टर दिखाने को बोलता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है कि यूट्यूब का एक चैनल बनाओ, उस पर अपने सारे अलग अलग एंगल सेव कर लो, और जब कोई डायरेक्टर मांगे तो उस चैनल का लिंक भेज दो कि भाई सारे ऑडिशन आपको इस पे मिल जाएंगे, आप देख लेना, और आपको सेलेक्ट करते हो, अगर आपको सही लगता है तो आप बता देना। उस चीज के लिए बनाया था। ठीक है, उस चीज के लिए बनाया था ये। पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था इससे। अभी मैंने डिलीट नहीं किया, आप जाके देखोगे तो रोमांटिक मूड, ये मूड, वो मूड ऐसे डले हुए थे, वो सिर्फ डायरेक्टर को भेजने के लिए था, उससे ज्यादा कोई यूज नहीं था। दीवार पे यूपीएससी एपीएससी लिख दिया मोटिवेशनल के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते रहिए, रास्ते अपने आप कहीं 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 निकल जाते हैं, बस आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। द वर्ड विल फॉलो, द वर्ड विल फॉलो, आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। द वर्ड विल एडजस्ट एंड द वर्ड विल फॉलो, ठीक है। बिल्कुल, क्या से क्या हो गया देखते देखते। मैं ऐसे ही देखा ये वैकेंसी आई है और लोग बहुत अनसन बातें कर रहे हैं इसके बारे में, कोई भी आता है छोटे छोटे हाथ हिला के कुछ कुछ बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है। मिस्टर वर्ड, बहुत अच्छा नाम दिया आपने। तो उस वजह से मैंने बोलना चालू किया इस चीज के बारे में, इस एग्जाम के बारे में। और फिर कोरोना कोरोना में टाइम ही टाइम था, तो टाइम ही टाइम है, तो पढ़ा तो सब सकते ही है, तो ठीक है। बिल्कुल, आपको लगता है कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रॉब्लम लाइफ की किसी भी चीज की सॉल्यूशन हो जाता है, तो वही। वाह वाह वाह, डायलॉग लाई है तानिया जी कि हैपन्स फॉर अ रीजन। छोटे छोटे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल, 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग की, ठीक है। तो 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। तो प्रिवेंटिव क्या होगा, गलती को होने से पहले ही रोक ले,
ठीक है। डिटेक्टिव क्या होगा? जो गलती ढूंढे, ठीक है। और करेक्टिव क्या होगा? करेक्टिव क्या होगा? जो गलती को ठीक करे, ठीक है। तो एक तो गलती होने ही ना दे, प्रिवेंटिव, पहले से प्रिवेंटिव मेजर लेके चलो। एक है डिटेक्टिव, आपको डिटेक्ट करना है, आपको देखना है, ठीक है, गलती का। और एक करेक्टिव, सुधार करने की उसमें कोशिश करनी है। तो ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। बिल्कुल, जो सही करेगा। तो ये हमने काफी देख भी लिया था इसमें। तो पहला जो है वो है प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्यों को अलग अलग करना, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दोगे आप, सबके अपने अलग अलग रोल बना दोगे। उसके बाद क्या है? अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन। अप्रूवल होता है, ऑथराइजेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो आप अप्रूवल करवाते रहोगे, ये वेरिफिकेशन करवाते रहोगे, ऑथराइजेशन करवाते रहोगे, तो उसमें टाइम वगैरह जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव एक तरीके से चेक हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? बैक चेक का काम करेगा, ठीक है। बैक चेक का काम करेगा ये। जैसे बैंक में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं 4I सिस्टम, ठीक है। बैंक में कोई भी काम इस चीज पे चलता है। हाँ, ये पार्ट हो गया था, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल से स्टार्ट करना, ठीक है। तो 4I सिस्टम एक बैंक में फॉलो होता है, आप कभी भी देखोगे। तो इस सिस्टम का मतलब क्या होता है? 4I सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि हर एक चीज चार आंखों से गुजरनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज चार आंखों से गुजरनी चाहिए। चार आंखों से गुजरने का मतलब क्या है? कि दो आंखें तो होंगी नीचे के लेवल पे और दो आंखें होंगी ऊपर के लेवल पे। कोई भी छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन भी 4I सिस्टम पे चलता है कि भाई दो लोगों की आंख से गुजरना चाहिए। एक बार प्रपोज होगा, दूसरी बार अप्रूव होगा, ठीक है। भले ही वो प्रपोज करने वाला, अप्रूव करने वाला सेम आदमी भी हो, उसकी भी लिमिट हो, लेकिन उसको दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का मैटर है। तो हर एक चीज दो बार आंखों से निकलनी चाहिए, भले ही एक ही आदमी निकले, लेकिन 4I सिस्टम फॉलो होता है। तो वही चीजें यहाँ पे आप ऑथराइजेशन करवाओगे, अप्रूवल करवाओगे, तो आपको टाइम लगेगा। सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। सिक्योरिटी ऑफ असेट्स होगा, ठीक है। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव दोनों ही चीजों में आप किसको कौन सी चीज दोगे, ठीक है। आप, हमने बात की थी कि जो खातेदार है, ठीक है, जो अकाउंटेंट है, उसको आप सिक्योरिटीज नहीं दे सकते, उसको असेट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, ये भी हमने बात करी थी, ठीक है। क्यों आप असेट नहीं दे सकते हो, तो वो भी हमने बात करी थी। तो प्रिवेंटिव में हो जाएगा। इसके बाद डिटेक्टिव। डिटेक्टिव में क्या है? डिजाइन टू फाइंड एरर्स और इरेगुलरिटीज आफ्टर दे हैव अकर्ड। जब वो हो चुकी हैं तब आप उसमें गलतियां ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये क्या है? रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, रिकंसाइलिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह आपको देखना पड़ेगा। डिटेक्टिव के लिए रिकंसाइलेशन, सारी चीजें दोबारा चेक करनी पड़ेंगी, ऑडिट होगा, फिजिकल इन्वेंट्री होगी। थर्ड है करेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो करेक्टिव कंट्रोल में क्या होगा? कि आपको ठीक करना चीजों को, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडिटर्स ड्यूटी की। तो ऑडिटर्स ड्यूटी क्या होगी? इन इवेल्युएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है उसको किस तरीके से इवेल्युएट करना है? अंडरस्टैंड द सिस्टम। सबसे पहले तो सिस्टम समझेगा, ठीक है। ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द कंट्रोल सिस्टम बाय डिस्कसिंग विद पर्सनल और वेरियस लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑडिटर समझेगा कि कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से है, ठीक है। पर्सनल के साथ जो भी मतलब लोग हैं उनके साथ समझेगा कि सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। ही शुड ऑल्सो रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स फॉर दिस दिस पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स क्या है, मैनुअल्स किस तरह के हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बात करती है, उस तरीके से चलेगा, ठीक है। डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी पता लगेगी उसको, ठीक है। विश्वसनीयता पता लगेगी मिसअप्रोप्रिएशन से बचने के लिए, ठीक है। तो सब कुछ पता लगाएगा कि लोग कर क्या रहे हैं इस चीज में, ठीक है। लोग कर क्या रहे हैं ये पता लगाएगा। डिटरमाइनिंग द एडिक्वेसी, एडिक्वेसी को पता लगाएगा, ठीक है। एडिक्वेट है कि नहीं, सही है कि नहीं, इस चीज को पता लगाएगा, ठीक है। इसके बाद में रिव्यू एंड एवेल्युएशन, रिव्यू करेगा और इवेल्युएशन करेगा, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन? ऑडिटर। तो मेथड्स ऑफ नरेटिव, रिकॉर्ड और मेमोरेंडम अप्रोच। तो एक है नरेटिव,
नरेटिव का मतलब क्या होता है? नरेटिव क्वेश्चन आते थे वर्णन करना, डिटेल में बताना, ठीक है। तो नरेटिव का मतलब क्या? वर्णन करना, वर्णन करते हुए, बताते हुए, इलेबोरेट करते हुए, ठीक है। इसके बाद में है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इधर से तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पीडीएफ ब्लर आ रही है। ओके, ये वाली ब्लर आ रही होगी, अगली नेक्स्ट से देखते हैं। नेट इशू है। नैरेटिव वर्णन करने वाला चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बना ली, उसके हिसाब से देख रहे हो। फ्लो चार्ट एक फ्लो चार्ट के हिसाब से देख रहे हो, और एक है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, उनसे ही क्वेश्चन पूछोगे और आपका काम हो जाएगा। तो नरेटिव, अब दिख रही पीडीएफ आपको? अब पीडीएफ आपको सही से दिखाई दे रही है? मेरी साइड से प्रॉब्लम चल रही है, वीडियो बहुत ब्लर है। मैं ब्लर दिख रहा हूं? अच्छा, नरेटिव रिकॉर्ड, नरेटिव रिकॉर्ड और मेमोरेंडम अप्रोच विजिबल नहीं हो रहा है। इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, नेटवर्क सही चल रहा है, इधर से तो कोई परेशानी नहीं है जी आ रही है। जब बड़ा पोर्शन कंप्लीट करवाना होगा ना, तब सारी दिक्कतें आ जाएंगी। कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट करवाना, सारी दिक्कतें आ गई। मैथ्स के पीवाईक्यू कराए, सारी दिक्कतें आ गई, फिर क्लास भी नहीं मिलेगी। आज कंप्लीट कराना, जब कंप्लीट कराना होगा, यही होता रहेगा। ठीक है। और क्लास प्लस वालों को मुझसे ही दिक्कत है, मेरी क्लास अटक जाती है लंबी वाली। फिर आप लोग कमेंट करोगे, सर वो क्लास नहीं आएगी क्या? सर वो क्लास हमें नहीं मिलेगी क्या? अरे क्यों नहीं मिलेगी भाई? हम भी उसी का ट्राई कर रहे हैं, उसको घर ले जाएंगे हम। घर ले जाके उसको अचार बनाना है हमको, आपको ही देनी, और क्या करना है उसका। ठीक है। नरेटिव रिकॉर्ड और मेमोरेंडम अप्रोच, तो ये क्या है? एक कंप्लीट एंड एक्सहॉस्टिव, एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड है, यानी पूरा एक एक रिकॉर्ड आप देखोगे। ठीक है। अरे मैं तो जवाब देते देते परेशान हो गया ऐसे सवालों में। ये नहीं होगा क्या? ये नहीं मिलेगा क्या? अभी मैंने बोल दिया, एक से अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि सर कंप्यूटर की क्लास हमको नहीं मिलेगी क्या? लड्डू, लड्डू बना लेंगे उसका। तो उसने पूछा कि सर क्लास नहीं मिलेगी क्या? मैंने संजय दत्त की तरह बोल दिया नहीं। जैसे संजय दत्त बोलता है ना, मुन्ना भाई में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। तो वैसे उसने पूछा कंप्यूटर क्लास मिलेगी, मैंने कहा नहीं। बस खत्म। और बोलो। तो नरेटिव रिकॉर्ड, इट इज अ कंप्लीट एंड एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्टिव, वही पूरा बता बता के करना है। ठीक है। तो नरेटिव अप्रोच हो जाएगी, इट इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस वेयर अ फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज लैकिंग। जहां पे फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम लैकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो फॉर्मल सिस्टम है वो लैक कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है? स्मॉल बिजनेस वगैरह में पूरी एक एक चीज देखनी पड़ती है, तो वहां पे फॉलो होता है। गैप्स इन कंट्रोल सिस्टम आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई यूजिंग नरेटिव रिकॉर्ड, लेकिन नरेटिव रिकॉर्ड में जो गैप्स है सिस्टम में, उसको ढूंढना जो है थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। लाइव नहीं की तभी तो मांग रहे हैं, लाइव की होती तो बात ही क्या थी। ठीक है। तो जो कंट्रोल सिस्टम है, उसमें जो फॉल्ट है उसको ढूंढना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट चेकलिस्ट क्या है? एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जो मेंबर ऑडिट करने आएगा वो ये फॉलो करेगा, वैसा वैसा बना लिया। तो वैसा वैसा बना लिया, तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है उससे देख लेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आया पहला नरेटिव एंड सेकंड? पहला नरेटिव, दूसरा चेकलिस्ट, तीसरा फ्लो चार्ट। फिर उसने ऐसा रोने जैसा इमोजी भेजा और बोला, सर मैंने लाइव नहीं देखी सर, अब मेरा क्या होगा? सर क्यों नहीं मिलेगी? मैंने कहा मैं घर ले जाके उसको अचार बनाऊंगा उसका, मेरे को जरूरत है उसकी। ऐसे रोने वाली इमोजी भेज रहा है फिर। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप उसको दिखा दोगे, बहुत सारे ऑपरेशन दिखा दोगे, जैसे
बहुत सारी चीजें जैसे ऑपरेशन, प्रोसेस, कंट्रोल, ये सब दिखा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट के तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करती है ऑडिटर के लिए। कंप्लीट फ्लो चार्ट वुड डिपिक्ट द प्रोसेस ऑफ रेजिंग डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इन्वॉल्व इन डूइंग सो, द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या रहेगा, सब फ्लो कहाँ से कहाँ क्या चीज जाती है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो पहले आपके सेल्स से बिकता है, फिर वो सेल्स की जानकारी जाती है आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, अकाउंटिंग से आपका जो मालिक है उसके पास जाता है, कितने की सेल हुई, क्या हुआ। तो पूरा फ्लो चार्ट में आपने बना लिया कि कैसे क्या चीज फॉलो हो रही, ठीक है। तो पहला आपने तरीका देखा नैरेटिव रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन ये छोटे में चल जाता है, ठीक है। बड़े में इससे गैप ढूंढना बहुत मुश्किल है। चेकलिस्ट आपने एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना ली, वो इस तरीके से करना है। थर्ड क्या है, फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपने देख लिया कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, क्या चीज हो रही है, उस हिसाब से पता लगाओगे। और फोर्थ क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, कि आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। ये वाइडली यूज्ड मेथड है, collecting information regarding the internal control and involves asking question for various people at different levels। अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं उनसे आप क्वेश्चन पूछोगे और उन्हीं से क्वेश्चन पूछ के आप पता लगाओगे कैसे क्या काम करना है। तो इंटरनल कंट्रोल का जो टोटल सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है सब सिस्टम और एक है इंटरनल ऑडिट। एक है इंटरनल चेक और एक है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट आप दोनों देख चुके हो। इनका डिफरेंस यहाँ पे जहां से मैं शुरुआत करना था, ठीक है। लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से बातों बातों में मैं इधर उधर घूम गया और हमारे आधे घंटे जा चुके हैं, ठीक है। तो मीनिंग में क्या डिफरेंस है इनमें, सिस्टम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन whereby the work of an employee is checked continuously by another। एक का काम दूसरा चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड टू असिस्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ efficient conduct of business। it includes internal check and internal audit, ठीक है। जो यहाँ पे एक इंटरनली टीम बिठा रखी है कंडक्ट ऑफ बिजनेस को देखने के लिए, तो इसमें इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों आ जाते हैं इंटरनल कंट्रोल में। इंटरनल चेक भी हो सकता है और इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों मिला के इंटरनल कंट्रोल बनता है। इंटरनल चेक में ओनली इंटरनल चेक है। स्कोप क्या है इसका, ऑपरेट्स इन रूटीन टू डबल चेक एवरी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे चेक कर ले रहे हैं कि भाई सब सही है, ठीक है। इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। एक पर्सन का काम दूसरा चेक कर रहा है और ऑडिट टीम भी बैठी, दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट नो एम्प्लॉय हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर एनी ट्रांजैक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दे आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय के पास जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, सबके पास थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। टीचर नहीं, बेस्ट टीचर, मेंटर, फ्रेंड, फैमिली, ऑल। थैंक यू वर्षा, थैंक यू। ऐसा लगता है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस मैं करवा दूं किसी तरीके से, ऐसी शक्ति आ जाए मैं। लेकिन मेरे अंदर आ नहीं सकती, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना साथ दे दीजिए 2 जुलाई तक कि आरटी में नंबर ले आइए भयंकर, कि आगे दिक्कत आए नहीं, आगे तो हम संभाल लेंगे सब, बस एक बार नंबर ले आइए। एक्सक्लूसिव कंट्रोल का मतलब यह है कि एक आदमी के पास सारी अथॉरिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक मैनेजर है वही सब डीलिंग कर रहा है, जो मैंने आपको एफडी वाली आंटी का एग्जांपल बताया था कि उनके पास सारी चीज थी तो कोई देख नहीं रहा था, 4i सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। हो रहा था तो लेडी है भाई, ठीक है, एजेड है, भरोसा कर रहे थे लोग, है ना। तो ऐसे एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसी के पास नहीं आना चाहिए। तो इंटरनल चेक में क्या होगा कि हर आदमी के पास दूसरा चेक करने वाला बैठा है, आपस में लड़ाई होगी, ये ड्रॉबैक है। लेकिन फायदा क्या है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है किसी के हाथ में, ठीक है। एक आदमी ही सर्वे सर्वा नहीं बन जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसी सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव कंट्रोल या मैनेजमेंट के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि ऑडिटर भी बिठा रही है वो और इंटरनल चेक भी बिठा रही है। इंटरनल चेक बिठाए ना बिठाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑडिटर बिठा रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, methods of recording transaction are devised where work of an employee is checked continuously by correlating it with the work of others, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, methods of recording transactions are devised, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के जो मेथड्स हैं
वो बताए जाते हैं, वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय चेक कंटिन्यूअसली बाय कोलेटिंग विद द वर्क ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी एक ही टाइम पे ये चेकिंग हो रही है, एक का काम दूसरा चेक कर पा रहा है, इंटरनल चेक है। इंटरनल कंट्रोल में क्या है, चेकिंग इज डन साइमल्टेनियसली विद द कंडक्ट ऑफ वर्क। ऑडिटर भी साथ में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक का काम दूसरा चेक कर रहा है इंटरनल चेक में, साथ में यहाँ पे ऑडिटर भी चल रहा है। किसमें, इंटरनल कंट्रोल में। थ्रस्ट ऑफ सिस्टम क्या है, द थ्रस्ट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम इज टू प्रिवेंट एरर्स, एरर्स को रोकना है। थ्रस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल लाइज इन फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क टू अवॉइड डुप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेशन को आपको कंट्रोल करना है। कॉस्ट इन्वॉल्व क्या होगी यहाँ पे, पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अ मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क देयरफॉर डज नॉट ऐड टू द कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे अलग से ऑडिटिंग नहीं करानी पड़ रही आपको, तो इसलिए कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन आपको एक अलग से लोग तो रखने पड़ेंगे एक दूसरे पे चेक लगाने के लिए, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी टीम ही अलग लगानी पड़ रही है ऑडिटर की। ठीक है, सिस्टम प्रूव्स टू बी कॉस्टली इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर एंगेज्ड। स्मॉल बिजनेस के लिए तो बहुत भारी है, वहां पे लोग ही दो चार हैं। ठीक है, अब ओएसडब्ल्यू में हम बिठा दें ऑडिटर भी, तो यहाँ ऑडिट करने के लिए है कौन। ठीक है, तो संस्था पे भी डिपेंड करता है कि संस्था कितनी बड़ी है। छोटी कंपनी में क्या होगा, ऑडिटर का खर्चा ही है वो अलग से, क्योंकि ऑडिट करने के लिए लोग ही ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करती है। इसके बाद देखें रिपोर्ट, द समरी ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन वर्क एज रिपोर्ट टू द सीनियर। समरी ये है कि यहाँ पे डे टू डे वर्क करके सीनियर को रिपोर्ट करना है। इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड फॉर बिल्ट इन एमआईएस रिपोर्ट्स, यहाँ पे एमआईएस रिपोर्ट्स में सारी चीजें जाती हैं। तो डिफरेंस हो गया इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक का। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब देखते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किस तरह की होती है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, अभी तक आपने इंटरनल चेक देखा, इंटरनल चेक देखा, उसके बाद में आपने इंटरनल कंट्रोल देखा। इंटरनल कंट्रोल में ये भी था, इंटरनल चेक भी था और इंटरनल ऑडिट भी था। तो इंटरनल कंट्रोल का हम एक पार्ट देख चुके हैं, अब दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल चेक मेनली स्मॉल फर्म विल, इंटरनल कंट्रोल फॉर बिग फर्म। हाँ, नहीं इंटरनल चेक महंगा ही है। ठीक है, ओएसडब्ल्यू इतना फ्लरिश करेगा, आपको सबको हायर करना पड़ेगा। अच्छी बात है, दुआ लग जाए आपकी, लेकिन ये सब होगा सिलेक्शन से। ठीक है, जब आप लोग सेलेक्ट होंगे और आप लोगों के फोटो हम चिपकाएंगे बड़े बड़े, और फिर आप साथ में आके इंटरव्यू दोगे, एक आध एक्टिंग में मेरे पाँव भी छू लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, माहौल बन जाएगा, मैं ऐसे रोकूंगा नहीं 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 नहीं, तो वो चीजें अच्छी लगती है। उससे क्या है ना, लोगों को लगता है कि चलो सिलेक्शन हो गया, तो जब रियल में सिलेक्शन होगा आप लोगों में से, तब वो चीज निकल के आती है। ठीक है, तो हम भी ऐसा से क्या माहौल लगे हों, हमारे फोटो पीछे लगे हों, और फिर ऐसा सब माहौल बने, उसके लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है सिलेक्शन। ठीक है, हाँ जब मैं कुछ बोलूंगा तो नेट इशू होना ही है ना, मुझसे ही प्रॉब्लम है सबको। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस होता है, कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से बॉडी, एक अलग से ऑडिटिंग है। ठीक है, अरे जरूर काम पे रखेंगे आपको, क्यों नहीं रखेंगे, आपको तो मैं पहले ही ऑफर कर चुका हूँ। नेटवर्क में कट जाती हैं। हाँ, बाहुबली का पोस्टर बनाएंगे ऐसे, ऐसे वो टोपी ओपी लगा के। नेटवर्क मेरा दुश्मन है। पीडीएफ भी क्लियर नहीं है। पीडीएफ मैं जब पढ़ाता रहूंगा, जब ठीक हो जाएगी फिर बात करूंगा, फिर खराब हो जाएगी। बहुत ब्लर है यार, मुझे तो सही दिख रही है ये। क्या दिक्कत है इसमें, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ, जो आप लोगों के पास जो स्क्रीन आती है वो मैं तो पढ़ पा रहा हूँ। भावनाएं पहुंच गई। अरे ऑफर, इसको ऑफर सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे रख लेंगे सबको, काम पे रख लेंगे, आप तो अपने ही हो, सबको रख लेंगे।
इतना काम भी तो हो कि सबको रख ले। आप बोलना सर मैं महापेक का स्टूडेंट था, मैं इसका था उसका था, वैसे ही रख लेंगे। और जिनके नाम जानते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो लाइव में आते हैं जिनके नाम जानते हैं उनसे तो एक कनेक्शन सा हो जाता है, तो आप बोलोगे सर मैं वो था, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं स्टेचू हो रहा हूँ। नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जब मुझे खत्म करना तभी तो होगा डिस्टर्ब, जब मुझे पढ़ाना तभी तो डिस्टर्ब होगा सब। अरे याद है भाई, नाम याद है आपका, सबके नाम याद है। नेटवर्क मेरा सही है यार, नेटवर्क में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तेरा दिखाई दे रहा सब अच्छे से। शॉर्ट एक आई है यूट्यूब पे अभी। हाँ मैं लगभग सबको जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड करके डाल दो। बहुत ब्लर आ रही है। रिकॉर्ड करके डाल दो, फिर नहीं आएगी, फिर वही सर ये क्लास नहीं आएगी क्या, सर ये हमें नहीं मिलेगी क्या, फिर उसका क्या करूंगा मैं। फिर बेकार हो गया। क्या हो गया नेटवर्क को। ऑडिटिंग से दो क्वेश्चन सिंपल से ही आएंगे। मैं सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। स्पीड टेस्ट करूं। अंबानी। क्या हो गया, अंबानी का क्या हो गया। तुम सबको एपीएफसी नहीं बनना है क्या, ओएसडब्ल्यू में ही नौकरी मांग रहे हो सब हैं। प्रीवियस ईयर में नॉर्मली क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ खास नहीं आता। अरे भाई सबको जानता हूँ, सब टेंशन मत लो। एपीएफसी बन जाओ, और फिर ये दुआ करेंगे कि ओएसडब्ल्यू ऐसा हो जाए कि आप एपीएफसी से भी आ जाओ। इतनी हम आपको ऑफर कर पाए, इतना हम आपको दे पाए, मान सम्मान पैसा सब, की एपीएफसी से भी आ पाओ। हाँ जिनका नहीं हो उनके लिए भी सोचेंगे भाई, क्यों नहीं सोचेंगे। आप पहले ये सोच लो, है ना। मैंने कहा कि यही सोचना, यही सोचना है नोट सिलेक्शन की हम पीछे हैं, और फिर भी आप वही बात कर रहे हो। वाई नेगेटिव। 20 दिन तो पॉजिटिव रह लो यार, क्या मांग रहा हूं मैं आपसे। सिर्फ आपकी लाइफ के 25-27 दिन आप पॉजिटिव रह लो, बस इतना ही तो मांग रहा हूँ। वो भी मेरे लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा हूँ। सारे नेगेटिव थॉट को अलग रख के 20-25 दिन फुल पॉजिटिव विद फुल पॉजिटिव एनर्जी जी लो बस। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कोई नेगेटिव बात नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, बस स्टडी। ठीक है, इतना ही मांग रहा हूं मैं आपसे। और मुझे ये देगा कौन। तो इंटरनल ऑडिटिंग क्या एक कैटलिस्ट है इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, मतलब जब चेक होता रहेगा तो भाई, चेक होता रहेगा तो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ओएसडब्ल्यू टॉप पे हो जाए तो मेरे आगे एक लेक्चर दे देना। मतलब पॉजिटिव नहीं सोचना, मैं क्या करूं, सर फोड़ लूं इस कैमरे से। बिल्कुल पॉजिटिव एक्शन रिक्वायर्ड है, मैं कह रहा हूं भाई, अच्छा अच्छा सोच लो एपीएफ सीईओ का। अपने उन्हीं धंधों में पड़े हुए हैं, सर ये कर देना, सर वो कर देना। ये कैमरा भी ऐसा नहीं है कि सर फोड़ूंगा तो ये टूट जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भाई रह लो पॉजिटिव। मैं कैटलिस्ट हूं आपके लिए, तो बस यही कैटलिस्ट आपको पहुंचाए मंजिल तक, यही सोचेंगे, यही उम्मीद है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटिंग क्या है, कैटलिस्ट है इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल, यानी हर चीज के लिए जब ऑडिटिंग होती रहेगी लोग सही से काम करेंगे। Internal auditing provides value to governing bodies and senior management as an objective source of independent advice। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटिंग क्या है, गवर्निंग बॉडीज को भी वैल्यू प्रदान करता है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन
इट इज एन ऑडिट conducted on a continuous basis by the employees of the organization appointed specially for this purpose। ठीक है, ऑडिटर का मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर से ही आएगा, उसी कंपनी का है, उसी कंपनी का है, लेकिन उसको लगाया इसीलिए गया है कि वो ऑडिटिंग करे। ठीक है, उसका पर्पज ही ऑडिटिंग का, इसीलिए तो बोला कि भाई ओके अच्छा एपीएफसी भी करोगे और टॉप कोचिंग भी करोगे, ठीक है, तो फिर ओएसडब्ल्यू के साथ ही जुड़ जाना ना, अलग से क्या खोल के करोगे। जिसको जो मन करता है वो यहाँ आके पढ़ाओ। बस यही पॉजिटिव आपको लास्ट तक रहना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ऑडिट कंडक्टेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन बट appointed specially for this purpose to review the operation and to offer suggestions to improve the efficiency। Audit which is conducted internally within the organization on behalf of the management is called as internal audit। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बिहाफ पे जो की जाती है वो मैनेजमेंट के बिहाफ पे जो की जाती है, सीए और ऑडिटर सेम नहीं होते, सीए अलग चीज है, ऑडिटर अलग चीज है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में भी ऑडिट होती है, तो हमारी इंटरनल ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है। इंटरनल ऑडिट मतलब हमारे ही लोग होंगे, लेकिन वो ऑडिटर ही होंगे। हम उनसे सोचें कि यार ये तो अपना ही आदमी है, वैसे नहीं, वो उसका काम ही ऑडिट करना है। हाँ ये है कि अगर कुछ पकड़ा जाता है तो आपस में मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन है वो ऑडिटर ही। और एक आता है बाहर से। अरे डबल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, उसका काम ही ऑडिट करना है। ये नहीं है कि आज मैं कुछ और कर रहा हूं, कल मुझे ऑडिटर बना के भेज दिया, उसका काम ही ऑडिट करना है। बिल्कुल, ऑडिट दोनों तरह की हो सकती है, इंटरनल यानी आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन लोग हो सकते हैं, और एक्सटर्नल यानी बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, द पर्सन हु कंडक्ट सच एन ऑडिट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिटर। ऐसी ऑडिट जो करवाता है, हाँ भाई सीए ऑडिट करते हैं, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल कंपनी देगी ऑडिटर की सैलरी। ऑडिटर आपने खुद रख रखे हैं, वो ऑडिटर हो गया इंटरनल। आप बाहर से बुला रहे हो किसी सीए को, या कोई केक वगैरह कर रही है, वो हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, उसका पेशा क्या है, वो सीए है या कोई और है, वो चीज अलग है। आप पर्टिकुलर ऑडिटिंग के लिए ही रख रहे हो उसको, ठीक है, वो हो जाएगा आपका इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो जो ऐसी ऑडिट करता है अपने ही आदमी, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर नीड नॉट टू बी चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, एंड नीड नॉट possess द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। ना ही कंपनीज एक्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब जो है चीजें वो होना जरूरी है। समझ रहे हो आप बात को, ना ही जरूरी है कि वो एक ऑडिटर जो है वो सीए हो, ना ही ये जरूरी है कि जो कंपनीज एक्ट में क्वालिफिकेशन है वो हो सकती है। आपके ऊपर है, आप बना सकते हो। द अपॉइंटमेंट, स्कोप ऑफ वर्क, रिम्यूनरेशन ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट क्या होगा, स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ये सब मैनेजमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। तभी तो मैं बोला था कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल है मैनेजमेंट के हाथ में आ जाएगा। मैनेजमेंट मैनेजमेंट अपने हिसाब से रख सकती है। तो मैनेजमेंट के ऊपर है कि मैनेजमेंट को क्या क्या बताना है। ठीक है, तो स्कोप, रिम्यूनरेशन, स्कोप ऑफ वर्क सब कुछ इंटरनल ऑडिटर का मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। द इंटरनल ऑडिटर वर्क as a part of the employee and is remunerated in the form of salary by the management। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है और उसको मैनेजमेंट सैलरी मिलती है। इंटरनल ऑडिटर वर्क्स ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, वेरीफाइज द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कंपनी एंड आफ्टर एग्जामिनेशन सबमिट्स अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो वो क्या करता है, अपने अपना काम करता है, ऑडिट करता है, और लास्ट में एक रिपोर्ट देता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इंटरनल ऑडिट के, इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य क्या होगा, फायदा क्या क्या होगा इससे, देखिए दिख रहा है आपको। वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स की एक्यूरेसी पता लग जाएगी। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर एंड फ्रॉड्स का पता लग जाएगा। रिव्यूइंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड कंट्रोल का सिस्टम पता लग जाएगा। वेरीफाइंग द कंपनीज असेट्स, कंपनी के असेट्स पता लग जाएंगे। वेरीफाइंग द लायबिलिटी, लायबिलिटी पता लग जाएंगी।
एडहेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता लग जाएंगे। रिव्यूइंग द मैनेजरियल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो रिव्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग की और वेरिफिकेशन लायबिलिटीज का सब हो जाएगा। तो बेसिकली जो चीज है, बेसिकली जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है, कोई अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखोगे 12th की एनसीईआरटी तक इसका कुछ नहीं, क्योंकि ये सीधे ग्रेजुएशन में आता है। तो यहाँ पे आपसे पूछने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, ये अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे पीएफसी के लेवल पे, ये अकाउंटिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में जो चीजें हैं जो आपने देखा, कंपनी के अकाउंट बुक्स ये वो, तो उसी से रिलेटेड होके ही आएगा कि भाई इस बेस पे ऑडिटर क्या कर सकता है। इसीलिए ये नहीं है, क्योंकि ये अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अकाउंटिंग के साथ में सब्जेक्ट है कि अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग को ऑडिटर जो चेक करता है वो किस तरीके से करता है, तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग मिक्स बनेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, उसी चीज को ऑडिटर कैसे करेगा, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का पूछ लेंगे, बस एक दो क्वेश्चन, इतना ही है, इसलिए ज्यादा इसमें लोड देने वाली बात नहीं है। तो क्या क्या होगा, वेरीफाइंग, देखिए सब जगह अकाउंट्स ही आ रहा है, अकाउंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, एरर निकल जाएंगी, इंटरनल चेक कंट्रोल हो जाएगा, कंपनी का सेट पता लग जाएंगे, लायबिलिटी पता लग जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैनेजर फंक्शन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, तो ये सब हम देख ही चुके हैं। अकाउंट्स की जो एक्यूरेसी वेरीफाई हो जाएगी, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, रिव्यू द इंटरनल चेक एंड कंट्रोल सिस्टम, वेरीफाई द असेट्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटीज वेरीफाई हो जाएंगी, एडहेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिव्यू द मैनेजरल फंक्शन। ठीक है, ये सब हो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या है, यहां से हमारी मेन चीज चालू होती है। हम ऑडिटर के बारे में पढ़ते हैं, अभी तक तो हम कंपनी को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, अब हम ऑडिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर करता क्या है, स्कोप और फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर क्या क्या करता है, देखिए, एवेल्युएटिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इवेल्युएट करता है, देखता है कैसा चल रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, असेट्स की रक्षा करता है। कंप्लायंस विद एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो एस्टेब्लिश पॉलिसी और प्रोसीजर है उससे कंप्लायंस करता है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखता है। ठीक है, इवेल्युएटिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा। इंटरनल ऑडिटिंग इंश्योर्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। ठीक है, तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है, बजटरी कंट्रोल है, अकाउंटिंग कंट्रोल है, ये सब देखता है। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, असेट्स की प्रोटेक्शन हो जाती है। इंटरनल ऑडिटिंग बिसाइड्स ensuring proper accounting and custody of companies assets, it is concerned with the protection of the assets। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स हैं उससे भी संबंधित है। इट रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द असेट एंड द एडिक्वेसी ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये मैनेजमेंट को बताता है कि आपके जो चीजें हैं वो किस तरीके से यूज हो रही हैं, और उनसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसा मिल रहा है, आरओआई आपको कैसा मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कैसा है, आपको किस चीज पे पैसा लगाना चाहिए, किस चीज पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। कंप्लायंस विद एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एस्टेब्लिश पॉलिसी और प्रोसीजर जो है उससे ये कंप्लाई करता है। एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब बना के रखना, उसके साथ तालमेल, यानी जो भी पॉलिसीज है, जो भी पॉलिसीज है उनके साथ तालमेल, यानी उनके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटिंग जो है कंसर्न विद रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्री डिटरमाइंड पॉलिसी प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से कैसा चल रहे हो आप, इस चीज के लिए होता है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट्स, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या हुई रिपोर्ट्स की, ठीक है, उस चीज को चेक करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एश्योरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये क्या करता है, मैनेजमेंट को एश्योरेंस देता है कि आपकी जो रिपोर्ट वगैरह है वो सब सही है। ठीक है,
Internal auditing brings to light the inadequacies in the check and control system in operation to the management. Further, it provides advisory services to the management for the improvement of the system. क्या प्रॉब्लम है वो बताता है, क्या सॉल्यूशन है वही बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताता है जिनको हम देखते हैं क्या क्या करता है। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फर्क होता है? इंटरनल ऑडिट जो ऑडिट कंडक्टेड इंटरनली बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद द पॉलिसीज प्रोसीजर, ये क्या है? इंटरनल है। पर्सन हु कंडक्ट्स इंटरनल ऑडिट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। द स्कोप ऑफ वर्क, पावर, ड्यूटी, इंटर्न, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर नीड टू बी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। रेम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी के फॉर्म में मिलता है। इंटरनल ऑडिटर हैज टू सबमिट एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, ये किसको सबमिट करता है? रिपोर्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? अपना ही बंदा होता है, अपना ही आदमी होता है, उसका सीए होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? मैनेजमेंट को करता है। सैलरी कहां से आती है? मैनेजमेंट से आती है। सब कुछ उसका मैनेजमेंट से आता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट एक्सटर्नली कंडक्ट होती है वो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। बाय द शेयर होल्डर्स टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, ट्रस्ट अथॉरिटीज कर सकती हैं, कोई भी जो बाहर से कर रहा है वो क्या होगी? एक्सटर्नल ऑडिट होगी। इंटरनल ऑडिटर अपनी कंपनी के तो बायस हो सकता है, अपनी कंपनी का नुकसान नहीं चाहेगा, वो रिपोर्ट देगा जो भी दिक्कत है मैनेजमेंट पे, यहां से आपका लॉस हो रहा है, यहां से लोग को जो है कम कमा के दे रहे हैं, आरओआई बताएगा, हर चीज का आरओआई बताएगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको अगली बार किस चीज में पैसा लगाना चाहिए और किस चीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बताएगा। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी के हिसाब से कंपनी को रिपोर्ट देगा, कंपनी के लिए सब कुछ बताएगा। कंपनी को दिक्कत है तो वो ठीक करेगा, बाकी और दिक्कत से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे टैक्स वगैरह नहीं भर रहे हो तो भरने के लिए नहीं बोलेगा आपको, बताएगा कि भाई आपको ये दिक्कत आ सकती है, आप भर सकते हो, ये सॉल्व कर सकते हो। बाहर की कंपनी, बाहर की जो है टैक्स अथॉरिटी, वो तो भरवा लेंगे आपसे, ये आपको बताएगा कि भाई ये दिक्कत आ रही है, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। द पर्सन हु कंडक्ट्स एक्सटर्नल ऑडिट इज कॉल्ड स्टेचुटरी और एक्सटर्नल ऑडिटर। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट करता है वो स्टेचुटरी एक्सटर्नल ऑडिटर कहलाता है। हु इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो कि शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बिल्कुल, एक्सटर्नल वाला दोनों चीज बताएगा, ये भी दोनों चीज बताएगा, पर कोई कंप्लायंस नहीं है, बोझ नहीं है, ठीक है। ये बोलेगा ऐसा ऐसा कर सकते हो, इस तरीके से आपका पैसा बच सकता है, इस तरीके से आपका पैसा यूज हो सकता है, तो उसकी जो सैलरी है वहीं से आ रही है। शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर लगा रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर लगा रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। तो अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, द स्कोप ऑफ वर्क, पावर एंड ड्यूटीज स्पेशली आर डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एक्ट। तो एक्सटर्नल ऑडिटर की जो चीजें कंपनीज एक्ट के द्वारा डिफाइन है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर की कोई भी चीज किसी के द्वारा डिफाइन नहीं है। सीए होगा नहीं होगा, कौन होगा क्या होगा, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? ये कौन होगा क्या होगा इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से क्वालिफाइड होना चाहिए। स्टेचुटरी ऑडिटर शुड बी ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इज रेम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट फीस इफ ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो क्योंकि ये शेयर होल्डर लगा रहे हैं तो ये सीए होना ही चाहिए, ठीक है। वो तो अपने घर की बात थी तो अपन ने किसी को भी लगा दिया, भाई चाचा मामा के लड़के को अच्छी ऑडिट करनी आती है, वो घर पे बैठ के लोगों की गलतियां निकालता था, तो चलो उसी को ऑडिट लगा दिया। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये बाहर से आ रहा है, ठीक है। बाहर से आ रहा है तो इसका चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी है, क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी है। और ये इसी हिसाब से इसको ऑडिट फीस भी दी जाएगी। अगर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन है तो उसको अलग से पैसे दिए जाएंगे कि भाई आप जाओ, आपको ये बताना है, ये सब चीज चेक करनी है, उसका पैसा भी उसको मिलेगा। तो उसको कोई सैलरी नहीं है, उसको ऑडिट फीस है। पहले वाले को क्या मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी। यहाँ पे क्या है? ऑडिट फीस। सॉरी। स्टेचुटरी ऑडिटर सबमिट्स स्टेचुटरी ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसको किसने लगाया? इसका माई बाप कौन है? शेयर होल्डर, तो ये उन्हीं को रिपोर्ट देगा, ठीक है। इसका सी होना जरूरी है, बिल्कुल। ये रिपोर्ट उसी को देगा जिसने इसको लगाया, ठीक है।
गुड इवनिंग मैम। मेरे पास गुड इवनिंग मैम के भी मैसेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताएगा। अब इंटरनल ऑडिट के एग्जाम्पल क्या है, एडवांटेजेस क्या है। देखिए इंटरनल ऑडिट के एग्जाम एडवांटेज क्या है। डिटेक्शन ऑफ एरर ये हम देख ही चुके हैं, क्विक प्रेजेंटेशन, एडवाइजरी सर्विस, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो जाएगा। तो डिटेक्शन ऑफ एरर क्या होगा, जब इंटरनल ऑडिट करवाओगे आपको पता लग जाएगा, एरर वेरर वहीं निकल जाएंगी, सब वहीं ठीक हो जाएगा मामला। ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होगा, क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स का क्या हो जाएगा, क्विक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। शेयर होल्डर और मैनेजर का क्या लेना देना आपस में। शेयर होल्डर हैं जो उसके शेयर धारक हैं, जो जैसे बाहर के शेयर धारक हैं, शेयर मार्केट में शेयर धारक हैं, वो हैं शेयर होल्डर। मैनेजर तो अलग है। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट कितनी रिलायबल है, भाई उसको पैसे काहे के मिल रहे हैं, अगर रिलायबल ही नहीं होगी तो उसको पैसा कौन देगा। उससे पहले कह देते हैं कि तेरे पैसे काट लेंगे अगर तेरी रिपोर्ट सही नहीं हुई तो। ऊपर से वो सीए है, क्वालिफाइड है, उसी बेस पे तो लाया जा रहा है वो। ठीक है। तो मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है, शेयर होल्डर बिल्कुल अलग है। ठीक है, समझ में आ रही चीज। तो क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जल्दी जल्दी से देखना पड़ेगा हमको ऑडिट कराने के लिए, तो इनका प्रेजेंटेशन जो है जल्दी हो जाएगा, जल्दी बन जाएंगे, जल्दी बनाना पड़ेगा। एडवाइजरी सर्विस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या है, मैंने आपको बताया एडवाइजरी सर्विस है, सब बता देगा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। नहीं इंटरनल के एक्सटर्नल का चैप्टर नहीं, एक्सटर्नल का चैप्टर अलग है, ये इंटरनल की बात चल रही है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो जाएगा। एडवाइजरी सर्विस है मैनेजमेंट के लिए। इंटरनल ऑडिटर हु possess in depth knowledge of the business organization provides advisory services to the management, जिसको सब कुछ पता है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट कोऑर्डिनेट्स द वेरियस ऑपरेशन और फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो जाएगा इसकी वजह से। तो इंटरनल ऑडिटर के आपने देख लिए फायदे। अब डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान भी देखने चाहिए। आपसे पूछा जाए कि भाई नुकसान क्या है इंटरनल ऑडिट के, तो नुकसान क्या है, हाई कॉस्ट, अलग से ऑडिटर रखना पड़ेगा आपको। अनसुटेबल फॉर स्मॉल, स्मॉल तो रखेगा ही नहीं, वही मैंने कहा आपसे, क्या मतलब है, चार पांच लोग हैं तो उसमें क्या ऑडिट कराओगे। अनरिलायबल ओपिनियन, जो आकृति ने बोला कि इसका ओपिनियन कितना रिलायबल है, हम कैसे माने। हो सकता है कोई बायस हो सकता है कोई अलग मोटिव लेके आया हो, पैसे भी ले रहा हो और कुछ गलती बता दे। ठीक है, तो इसका ओपिनियन कितना रिलायबल है, आपको फिर से अपने इंटरनल ऑडिट से, आपको फिर से अपनी टीम से देखना पड़ेगा। बायस हो सकता है, किस चीज की कमी निकाल रहा है, मान लो दुश्मनी हो उसकी। ठीक है, कभी कोई इसकी माथाफोड़ी हुई हो, तो ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद में इनफेक्टिवनेस, when the records of the operation are not checked immediately after the complete or when there are is time lag between two audits, internal audit may become ineffective। अगर टाइम लैग है बीच में, कोई काम जब हुआ तो उसके एक साल बाद आप चेक कर रहे हो, तो आप ठीक करवा के भी क्या कर लोगे। ठीक है, कोई काम हो गया, उसका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आप एक साल बाद उसको गलती भी निकाल क्या करवा लोगे। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे कि भाई वो इनफेक्टिव हो जाएगा अगर बहुत टाइम बाद हो रहा है। लेक ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का कमी होती है। इंटरनल ऑडिट स्टाफ लैक्स द रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज नहीं होगी क्योंकि किसी को भी लगा सकते हैं मैनेजमेंट के हाथ में, चाचा मामा के लड़के को लगा लिया, किसी को भी लगा लिया, तो वो नहीं रहता इसके पास, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इतना। मीनिंग क्या है, इंटरनल चेक एक अरेंजमेंट है जिसमें एक आदमी दूसरे को देखता है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन लगा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, अकरेंस ऑफ एरर फ्रॉड को बचाना, यहाँ भी एरर फ्रॉड को बचाना है। इंटरनल चेक इज कंसिडर्ड एज अ डिवाइस फॉर डूइंग द वर्क, इज अ डिवाइस फॉर चेकिंग द वर्क, ये चेकिंग के लिए, डूइंग के लिए है। इंटरनल चेक एरर्स फ्रॉड्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डूइंग द वर्क, काम करते करते ही पता लग जाता है, यहाँ अलग से कंप्लीशन ऑफ वर्क पे लगाया जाता है। ये डिफरेंसेस काम के हैं, क्वेश्चन अगर नॉर्मल बनता है वो इंटरनल ऑडिट क्या है, कंट्रोल क्या है, चेक क्या है, ये सारी चीजें होंगी। काम कब चालू होता है, जब काम चल रहा होता है, तभी यहाँ काम के बाद में होगा। इंटरनल चेक, नो न्यू स्टाफ इज अपॉइंटेड, कोई अलग से अपॉइंट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे अलग से ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है।
ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट में। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसमें चेक भी आ जाता है और इंटरनल चेक भी आ जाता है और इंटरनल ऑडिट भी आ जाता है। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड्स अंडरटेकन बाय द स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड। ठीक है, अलग से स्टाफ होता है पूरा इस चीज के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या, इंटरनल कंट्रोल इज डिवाइस्ड इन सच अ वे दैट एरर्स एंड फ्रॉड्स आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, इस तरीके से बता होता है कि एरर एरर के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कमिटेड आर डिस्कवर्ड, यहाँ पे पहले से कर चुके हैं, वही पता लगाना होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क है, इंटरनल कंट्रोल वर्क इज अलोकेटेड टू डिफरेंट एम्प्लॉइज इन सच अ वे दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर। एक का काम दूसरा चेक करता है। यहाँ पे क्या, अलग से पूरी टीम होती है ऑडिटिंग की। वर्क परफॉर्मेंस, देयर इज नो सेपरेट स्टाफ, यहाँ पे कोई अलग से सेपरेट स्टाफ नहीं है, यहाँ पे सेपरेट स्टाफ अलग से है। इंटरनल कंट्रोल इज अ डिवाइस फॉर कीपिंग अ चेक ऑन वर्क, वर्क पे चेक लगाने के लिए एक डिवाइस अलग से। इंटरनल ऑडिट चेक्स द वर्क डन इन द लाइट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट चेक्स हैं वो लगाए जाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का स्कोप देखिए, ठीक है, इंटरनल ऑडिट का स्कोप देखिए, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू, स्कोप, फॉलो अप, प्रोसीजर, मैनेजमेंट, टेस्टिंग, मेजरमेंट, फ्लो चार्ट, सिस्टम, रिस्क, ये सब कुछ होगा इसमें इंटरनल ऑडिट में, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमको, लिया इंटरनल चेक। ठीक है, इंटरनल चेक आपने पढ़ लिया, उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल आपने पढ़ लिया, उसके बाद में इंटरनल ऑडिट भी आपने पढ़ लिया, ये तीन पढ़ लिया आपने। उसके बाद से जो चालू होता है वो अकाउंटिंग का पार्ट चालू होता है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन कैसे होगी, वैल्यूएशन ऑफ करंट एंड इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट की कैसे होगी, इंटेंजिबल एसेट की कैसे होगी। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट यहाँ से चालू हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है अलग से नहीं है, ये मिक्स सब्जेक्ट है। तो जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है वो चीजें वापस से यहाँ, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सब चीजें आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ रहे हो। डेप्रिसिएशन कैसे होगी, उसके बाद में रिजर्व एंड प्रोविजन क्या होंगे। ठीक है, तो ये सब जो है अकाउंटिंग का पार्ट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वो होता है सीधा 9 चैप्टर, क्वालिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिटर को हम देखते हैं कि ऑडिटर क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके राइट्स क्या होते हैं, इसकी ड्यूटीज क्या होती है। तो चैप्टर हम देखते हैं 9th। बाकी जो एपीएफसी वाले हैं और उन्होंने नहीं पढ़ा है, ये जो चीजें हैं डेप्रिसिएशन और रिजर्व प्रोविजन, ये सब आप इससे देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। बिल्कुल, ऑडिटिंग चीजें हैं दोनों, किसको ऑडिटिंग हो किसकी रही है। ठीक है, चेक और ऑडिट डिफरेंट नहीं, अलग ही। ऑडिट का मतलब चेक करना ही है, और ये ऑडिटिंग हो किसकी रही है, अकाउंट्स की तो ऑडिटिंग हो रही है ना, कि भाई जो आपने मेंटेन किया वो सही किया कि गलत किया। ठीक है, तो उसी चीज की ऑडिटिंग है। तो इसीलिए दोनों रिलेटेड चीजें हैं। तो जो आपने अकाउंट से पढ़ा वही चीज वापस से यहाँ से डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, रिजर्व है, ये है वो है। अब महापैक वालों ने और ईओ वालों ने तो पढ़ ही रखा है दोनों चीज, लेकिन ईओ में ऑडिटिंग नहीं आती और इधर अकाउंटिंग नहीं आती। ठीक है, तो जो बीच की चीजें हैं मिला के वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एपीएफसी में ऑडिटिंग है, तो ये जो चीजें हैं इसके हिसाब से, ऑडिटिंग के हिसाब से। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, वो मैंने आपको जनरली उधर ही बताया, और इधर से भी आप इस बुक से देख सकते हो, लेकिन अकाउंट्स का पार्ट है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑडिटर को डायरेक्ट। हम सीधे देख रहे हैं ऑडिटर को, क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राइट्स क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग आर ऑब्जेक्टिव, टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। फंडामेंटल क्या है, चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग है, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वही जो चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं, उसको असेट्स का वेरिफिकेशन करना है, उसको लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करना है,
टेक्निक्स देखने हैं, प्रिंसिपल्स देखने हैं, ठीक है, ये सब करना है। दीज एस्पेक्ट्स आर एप्लीकेबल टू द ऑडिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ये जो है ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है। हाउएवर ऑडिट ऑफ बिजनेस कंसर्न्स अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज नॉट मैंडेटरी। लेकिन ऑडिट ऑफ द बिजनेस कंसेप्ट जो है कॉर्पोरेट एंटिटी के अलावा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटिटी के अलावा जरूरी नहीं है कि आपको ऑडिटिंग करानी ही करानी है, ठीक है। इन द केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में देखें, ऑडिट इज स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हर जगह कंपनीज एक्ट आएगा, अकाउंटिंग में भी ऑडिटिंग में भी, ठीक है। तो जो भी काम होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो क्या है कि ऑडिटर होना चाहिए। देयरफॉर प्रोविजंस रीडिंग रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पावर ड्यूटीज आर आल्सो गवर्न्ड बाय द एक्ट, ठीक है। इसीलिए फिर से नेटवर्क इशू कर रहा है। नेटवर्क सही आ गया क्या? बताइए भाई, नेटवर्क। नेटवर्क कैसा है? सही हो गया? सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। बादशाह मूवी देखी है आपने? शाहरुख खान की एक मूवी है बादशाह, देखी है किसी ने? वही आज ही सारी दिक्कतें आएंगी। तो बादशाह में नहीं होता शुरू शुरू में? हाँ, टेक्नोलॉजी से फुल है। शुरू शुरू में नहीं होता, एक आदमी जो एक लाइन बोलेगा, वही लाइन चार जगह से आएगी, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। 300 भी नहीं मिली आपको, फिर सब जगह से आवाज आएगी, पकड़ ले, छोड़ दे, ऐसे आवाज जो एक बोलेगा वो आवाज गूंजती है सब जगह से। तो वैसे ही आप एक बोलोगे सही हो गया, सही हो गया, फिर सब सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। तो उस चीज से मुझे याद आया वो। सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है मिस्टर डायरेक्टर? कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है? इट इज कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट टू गेट इट अकाउंट्स ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि कंपलसरी है कि आप किसी भी कंपनी का जो अकाउंट है उसकी ऑडिट करवाओ, ठीक है।
ये कंपलसरी है। Therefore, it is essential that the auditor of a company should be familiar with the provisions of the Companies Act relating to his appointment duty regard. तो इस वजह से क्या है कि जो ऑडिटर है उसको जो कंपनी है उनकी अपॉइंटमेंट ड्यूटी राइट सब कुछ इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या क्या बोलता है ये? अब बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ब्लर हो गया। नहीं, यहाँ कोई रेनिंग नहीं हो रही है, कोई रेनिंग नहीं हो रही है भाई, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एकदम बढ़िया नेटवर्क है और एकदम बढ़िया मौसम है। ब्लर के साथ मेरे ऊपर डिस्को लाइट जल रही है। आवाज क्लियर है? उठा ले, मेरे को नहीं, इसको उठा ले। बहुत ब्लर है। बढ़िया आ गया नेटवर्क? बढ़िया आ गया तो बताओ चालू करें। बढ़िया आ गया ना? एक बार कह दो बस। मेरा नेटवर्क सही है, आप सबका खराब है। हाँ, ये भी हो सकता है। कहाँ है बढ़िया? अरे कह दो बस। कहने में क्या जा रहा है? नवाजुद्दीन की एक मूवी है जिसमें वो अनाथ होता है, अनाथ। और वो ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं होता। वो बोलता है घर जल्दी जाना, अम्मी मारेगी। तो उसके साथ वाला उसको पकड़ के बोलता है कि अरे तू इधर आ, तू तो बोलता है तू अनाथ है, फिर अम्मी कैसे मारेगी? वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं अनाथ हूं, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है कि अम्मी मारेगी। तो इसलिए आप भी ऐसे ही कह दो, अच्छा है तो सुनने में अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे कह दें? अरे नवाजुद्दीन सीखो। अम्मी कहती है अम्मी मारेगी, बोलने में अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ये तो बच्चे ऐसे हैं कि अम्मी मारेगी तो भी ना बोलेंगे। इनको अम्मी मारेगी छोड़ो, अम्मी मार भी ले तो भी ना बोले। जोर से बोलो सही है, बोलो भाई, बोलो सही है। ऑल ओके है? कोई जोक नहीं मारा मैंने, मैं सही सही चीज बता रहा हूँ। आपको जोक लग रहा है? मैं ऐसे खड़े खड़े कहानियां सुनाता रहता हूँ आपको, है ना। ऑडिटिंग ऑडिटिंग तो चलती रहेगी। सही है ना? मस्त जोक मारा। जोक मार ही नहीं रहा मैं, सब बाबूराव बने हुए हो तुम। सब बाबूराव बने हुए हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा, एक कहानी सुना दो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सही हो गया भाई, सही हो गया, सही हो गया। अभी आवाज आएगी, सही है, सही सही है। उससे पहले मैं चालू कर देता हूँ। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो क्या है?
क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए कंपनी ऑडिटर की? क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? सेक्शन 141 है, सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे, बस बता रखा है इस सेक्शन में है, कंपनीज एक्ट के ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। A person who is a chartered accountant and holds a certificate of practice shall be qualified to be appointed as a auditor of company। हमने क्या बोला था कि इंटरनल की जो क्वालिफिकेशन है वो कंपनीज एक्ट से नहीं आती है, इसीलिए वो हो सकता है, ठीक है ना। इंटरनल की क्वालिफिकेशन कंपनी से नहीं आती है, इसलिए वो हो सकता है। कुछ नहीं दिख रहा, आप सुन लो बस। ऑडिटर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो, और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखना चाहिए, और क्वालिफाइड होना चाहिए अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर। पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ए फर्म अलोन शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जो पार्टनर है, हो गया। सही हो गया। अब जल्दी जल्दी कर लो, फिर खराब हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो। तो पार्टनर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ऑफ ए फर्म अलोन शेल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही फर्म के बेस पे साइन कर सकते हैं, ठीक है, वही फर्म के बेस पे एक्ट कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। और इस क्वालिफिकेशन कब हो जाएगी? फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा? एक तो चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो मतलब चेक भी कौन करेगा? जो पार्टनर में से चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह का होगा। रात को 3 बजे रखेंगे तो सही आएगा नेटवर्क। अब बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा जो होगा वो नहीं हो सकता ऑडिटर। एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर भी नहीं हो सकता। पार्टनर आपको क्या बोला? चेक करेगा, जो 2-3 पार्टनर उसमें से जो इसकी समझ रखता होगा वही चेक करेगा, ठीक है। तो पार्टनर भी नहीं हो सकता, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता। ए पर्सन हु इज ए रिलेटिव और इज पार्टनर ऑफ ए कंपनी, जो रिलेटिव है, पार्टनर है, और होल्डिंग अ सब्सिडायरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जो रिलेटिव है, ठीक है, पर्सन हु इज अ रिलेटिव और हिज पार्टनर ऑफ ए कंपनी, रिलेटिव है या फिर पार्टनर है कंपनी का, और होल्डिंग और सब्सिडायरी कंपनी रख रहा है, फिर एसोसिएट है कंपनी का, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। किस कंडीशन के अंतर्गत? अब कैसा दिख रहा है भाई, बता दो, सही दिख रहा है क्या? या फिर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, सुबह ही करेंगे आधे घंटे की क्लास इसकी, फिर देखेंगे स्टेटिस्टिक्स को कैसे करना है। अभी बता दो, सही दिख रहा है, कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एंड करना है? सही है, ओके। तो व्हेन ही इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, जब कोई भी सिक्योरिटी उसके पास है, व्हेन ही इज इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा कर्जा है उसके ऊपर, तो वो ऑडिटिंग में से ही कुछ निकाल लेगा, घालमेल कर लेगा, ठीक है। तो 5 लाख से ऊपर कर्जा है तो नहीं हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा नहीं हो सकता है। व्हेन ही इज ए गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटेडनेस इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, जब कोई गारंटी या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है 1 लाख से ऊपर की, ठीक है। ए पर्सन और ए फर्म हैज बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ सच नेचर विद अ कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडारी कंपनी और एसोसिएट कंपनी,
कोई पर्सन या फर्म जो कि बिजनेस रिलेशनशिप का है, इस तरह का है कि सब्सिडायरी कंपनी रख रहा है, एसोसिएट कंपनी रख रहा है, वो नहीं बन सकता। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इसका कोई रिलेटिव है डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, ठीक है, तो नहीं रख सकता। या फिर की मैनेजर लेवल पे, यानी किसी भी तरह से कनेक्शन है कंपनी से, तो नहीं बन सकता। ए पर्सन होल्डिंग मोर देन 20 कंपनी ऑडिट, 20 कंपनी ऑडिट शैल बी एक्सक्लूड वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़। एक आदमी ने जिसने 20 से ज्यादा कंपनी ऑडिट कर ली, वो भी नहीं हो सकता। तो 20 से ज्यादा ऑडिट में किसको काउंट कर रहे हैं? सबको नहीं काउंट कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी उनको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी की 20 ऑडिट कर ली है, तो उसको भी नहीं रखेंगे। ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, जिसको कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, उसको दोषी पाया गया है और जब से ये ऑफेंस हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तब से 10 साल के पीरियड नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज सर्विसेज, जो भी कंसल्टिंग या स्पेशलाइज सर्विसेज में है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। तो गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा किस तरीके से लगाए जाते हैं ऑडिटर? तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी द्वारा किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139, सब्सिक्वेंट ऑडिटर उसके बाद आता है, उसके बाद कैजुअल वैकेंसी, या फिर सीएजी के द्वारा, सीएजी 180 दिन में, या फिर सीएजी के द्वारा 30 दिन में। फेलियर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो क्या करेगा? सीएजी की तरह 60 दिन के अंदर अंतर आएगा। फेलियर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में 30 दिन में। इन केस ऑफ फेलियर, मेंबर इन ईजीएम विद इन 60 डेज होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम तक ये करेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेस का, इस चार्ट को देख लेना आप, किस चीज में कैसा होगा, ठीक है। देखो किस चीज से रिलेटेड है चार्ट। कंपनीज एक्ट 2013 defines a government company as a company in which not less than 15% of the share capital is paid by the central or state government, or governments, or partly by the central and partly by more state। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का हो, भले ही वो सेंट्रल प्लस स्टेट हो, स्टेट प्लस स्टेट हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, कोई भी हो, 51% ज्यादा पार्टनरशिप है, तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है ऑडिटर का? देखिए, पहला फर्स्ट ऑडिटर जिसको बोलते हैं, वो सीएजी के द्वारा किया जाता है, डीओआर के 60 दिनों के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है फेलियर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 30 दिनों के अंतर्गत, और फेलियर केस में ईजीएम के मेंबर के रूप में, मेंबर इन ईजीएम विद इन 60 डेज, और ये कंक्लूजन तक, लास्ट तक रहता है। तो फर्स्ट एजीएम की बात हो गई। अब जो सेकंड ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये सीजी के द्वारा 180 डेज के अंदर लगाया जाता है और एजीएम के कंक्लूजन तक रहता है, ठीक है। उस तरह कैजुअल वैकेंसी, अलग से वैकेंसी निकाली जाती है सीएजी के द्वारा 30 डेज में। इन केस ऑफ फेलियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल फिल विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो इस वैकेंसी को 30 दिन में भर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस वैकेंसी में चलता रहता है एजीएम तक, और फर्स्ट ऑडिटर भी चलता रहता है एजीएम तक। तो ये किसका है? गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर को किस तरीके से रखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर किस तरह से किया जाता है? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है? द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा रखा जाता है? सीएजी के द्वारा, ठीक है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 डेज के अंदर रखा जाता है। इन केस ऑफ सीएजी does not appoint auditor within 60 days, the board of directors of the company shall appoint first auditor within next 30 days। जो हमने पढ़ा था कि सीएजी रखेगा 60 दिन में, अगर सीएजी नहीं रखता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखेगा 30 दिन में, अगर ये भी नहीं रखता है मेंबर इन ईजीएम 60 दिन के अंतर्गत रखेगा, और जिसको जब ये रखा जाता है तो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहता है। वही चीज समझाइए कि अगर पहला नहीं रखता है, सीएजी नहीं रखता है, तो कंपनी रखेगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखेंगे, वो भी रखेगा तो
In case of failure of the board to the appoint first auditor, it shall inform members of the company who shall appoint first auditor within 60 days. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करेगा तो बिल्कुल 148 में सीएजी आता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अगर नहीं करेगा तो ईजीएम वाले करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाले। फर्स्ट ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही रहेगा। फुल फॉर्म दे रखी है, एजीएम की एनुअल जनरल मीटिंग, बीएडू की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ड्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जा सकता है? सीएजी रखेगा इसको 180 डेज में। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है, सीएजी रखेगा 180 डेज में from the commencement of the financial year and who shall hold office till the conclusion of annual general meeting। कब तक रखेगा? commencement of financial year से और annual general meeting तक। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी केस में क्या होगा? appointment of auditor due to casual vacancy in government company is filled by the controller and auditor general of India within 30 days। ठीक है, तो इसको 30 डेज के अंतर्गत रखता है। If he fails to do so, the board of directors shall fill within next 30 days। अगर ऐसा होता है तो within next 30 days ये इसको भरते हैं। तो ये बात कर ली हमने गवर्नमेंट कंपनी की। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में देखिए क्या होता है। पहला ऑडिटर होगा सब्सिक्वेंट कैजुअल। पहला ऑडिटर 30 दिन के अंतर्गत, उसके बाद में 90 डेज में ईजीएम कर देगी। अगर ये नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे जनरल मैनेजर ही रखता है। ठीक है, ईजीएम वाले रखते हैं और पहली एजीएम तक रहेगा, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखता है 30 दिन तक और एजीएम तक रहेगा। ठीक है, तो वही चीज है जो हमने वहां पे पढ़ी। चार्ट से आपको आसानी समझ में आ रहा है, चार्ट से याद कर लेना। तो फर्स्ट ऑडिटर का कौन रखेगा? कंपनी रखती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पे सीएजी नहीं रखेगा ना, गवर्नमेंट में क्या आ रहा था? सीएजी आ रहा था। यहाँ पे सीएजी आएगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की बात है, सीएजी का काम ही नहीं है। ठीक है, तो कंपनी खुद ही रखेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखेंगे 30 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं रखते हैं तो ईजीएम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो 90 डेज के अंदर रख देंगे, और ये फर्स्ट ऑडिटर जो है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या हो जाएगा? सेम यही केस हो जाएगा। एवरी कंपनी शेल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के हिसाब से रखता है। द अपॉइंटेड ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग तक ये रहता है, एंड देयरफॉर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ मीटिंग। और इस तरीके से हर सिक्स्थ 6 के टर्म में रहता है। द कंपनी शेल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट ऑफ रेटिफिकेशन बाय मेंबर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। और ये जो अपॉइंट किया है ये आपको हर एनुअल जनरल मीटिंग में मुद्दा रखना है। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। जिसको भी आप नियुक्त कर रहे हो उससे भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्वालिफिकेशंस वगैरह सब चेक करके उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। द कंपनी शेल इन्फॉर्म द अपॉइंट ऑडिटर एंड ऑल्सो फाइन अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 50 डेज। तो ये जो ऑडिटर आप नियुक्त कर रहे हो उसको 15 दिन में आपको बताना है रजिस्ट्रार को। ठीक है, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी केस में बात करें, क्वेश्चन देखिए, इससे कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जहां से पता लगे किससे क्वेश्चन बनेगा किससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जो चीज आपको समझ में आ रही है वैसा पढ़ लो। कम से कम अगर उससे क्वेश्चन नहीं बना तो आप कहीं और का भी क्वेश्चन अपनी समझ से आंसर दे पाओगे, ये हो सकता है। ठीक है, शेयर होल्डर का कुछ नहीं है यहाँ पे। शेयर होल्डर हर कंपनी में नहीं होते, वो पर्टिकुलर कंपनी की बात है। ठीक है, यहाँ तो गवर्नमेंट वो जो एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा? राइज ड्यू टू डेथ और इंसेंटिव और इंसॉल्वेंसी ऑफ एन ऑडिटर। जो ऑडिटर था उसको कुछ हो गया तभी वैकेंसी आती है। इफ एन ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वेकेट हिज ऑफिस एज ऑडिटर। अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो भी चला जाएगा। सच वैकेशन शेल बी डीम्ड टू बी कैजुअल वैकेंसी, और ये जो वैकेशन है वो कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी शेल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देते हैं। इफ वैकेंसी इज ड्यू टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर सच अपॉइंटमेंट शेल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग कन्वेड विद इन 3 मंथ्स। ये नहीं करते हैं तो 3 मंथ्स में इसको कर देते हैं। जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देते हैं 30 दिन में। अगर रिजाइन की वजह से बनी है
तो ईजीएम वाले जो हैं वो 3 महीने में कर देते हैं। ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहता है, और अगर रिजाइन से बनी है तो ईजीएम वाले 3 महीने में इसको पूरा कर देते हैं। रिमूवल क्या है ऑडिटर का, निकाला कैसे जाता है इसको? An auditor can be removed before the expiry of the term by obtaining the prior approval of the central government. The company shall hold the general meeting within 60 days of receipt of approval of the central government for passing the specific resolution. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं आएगा, इसमें जो 1-2 G20 वगैरह है बस वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको कराएंगे, वहीं से क्वेश्चन बनता है, बाकी कौन सी क्या है उस पर नहीं बनता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेकर हटाया जा सकता है। कंपनी शेल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेसिफिक रेजोल्यूशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से रेजोल्यूशन मिल जाता है तो 60 दिन के अंदर मीटिंग ली जा सकती है, कोई हटाना है। ऑडिटर कंसर्न शेल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, आपने पहले गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी, और फिर आपको उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ती है। रिजाइनेशन ऑफ ऑडिटर, रिजाइन किस तरह से होता है? The auditor who has resigned from the company shall file a statement in the prescribed form stating the reason for his resignation to the CAG। ठीक है, तो ऑडिटर जिसने रिजाइन कर दिया है कंपनी से, एक स्टेटमेंट फाइल करता है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म स्टेटिंग द रीजंस फॉर हिज रेजिग्नेशन, अपने रिजाइन का कारण बताते हुए सीएजी को लिखता है। इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी एंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट केस में सीएजी रजिस्ट्रार को लिखता है, और नॉन गवर्नमेंट के केस में, नॉन गवर्नमेंट केस में रजिस्ट्रार और गवर्नमेंट केस में सीएजी को लिखता है। ठीक है, गवर्नमेंट केस में सीओजी और नॉन गवर्नमेंट केस में रजिस्ट्रार को लिखता है। while filing the statement reasons for resign and other facts as may be relevant with regard to his resignation shall be indicated, जब आप दे रहे हो एप्लीकेशन तो सारी चीज आपको बतानी चाहिए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ही shall be punishable with the fine ranging 50,000 से 5 लाख, अगर नहीं भेजता तो 50,000 से 5 लाख के बीच में उसमें फाइन है। पावर्स एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, पावर क्या है इसके और राइट क्या है? राइट्स क्या है? राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स, आपकी बुक्स वाउचर सब देख सकता है, ऑडिट कैसे करेगा? राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है आपसे किसी भी चीज का। ठीक है, डायरेक्टर हो, कंपनी हो, ऑफिसर, डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, कोई भी सबसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। एवरी ऑफिसर कंपनी मस्ट फर्निश द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, जो भी मांग रहा है वो उसको देनी चाहिए। ठीक है, उसका राइट है। ठीक है, तो क्या क्या राइट है यहाँ पे? राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स, right to obtain information, right to sign audit report, right to receive notices, right to visit branches, right to get remuneration, right to report to members, right to seek legal and technical advice, right to give suggestion, right to correct wrong statement, right to be indemnified। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको प्राप्त करने का अधिकार है, रॉन्ग स्टेटमेंट को सही भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब देखा आपने, कुछ भी मांग सकता है, बुक्स देख सकता है, साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को, नोटिस कब जनरल मीटिंग हो रही है ये सब रिसीव कर सकता है, ब्रांचेस को विजिट कर सकता है। राइट टू गेट रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का अधिकार है उसको, उसको इस चीज का पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, फ्री में तो कर नहीं रहा है इस चीज का, उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर, जो भी दिक्कत है मेंबर्स को रिपोर्ट कर सकता है। राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, लीगल और टेक्निकल एडवाइस भी ले सकता है। कहीं पे आप उसी को फंसा दो, वो ऑडिट करना है, उसने कुछ निकाल लिया और आप उसी को फंसा दो। बिल्कुल, रजिस्ट्रार कंपनी का और गवर्नमेंट का सीएजी, तो वो कुछ करना है बेचारा, उसने कोई सही चीज निकाल दी, आप उसे फंसा दो, तो वो लीगल हेल्प ले सकता है। राइट टू गिव सजेशंस टू द बोर्ड, सजेशन दे सकता है। राइट टू करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड का मतलब क्या है? indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him defending himself against the civil or criminal proceedings by the company if he is proved that the auditor has acted honestly। अगर कोई भी उसको दिक्कत आती है, उसको ही फंसाया जा रहा है, तो उसके पास अधिकार है वो अपने आप को सही साबित कर दे कि मेरा किसी भी संपत्ति से कोई रिलेशन नहीं है इस कंपनी की। ठीक है, पता लगे कि उसको कुछ पैसा ऑफर कर दें, कुछ प्रॉपर्टी ऑफर कर दें, हाँ पर्सनल ऑडिटर को भी लगा सकती है। इसीलिए क्लोज है कि उसका कोई भी वो प्रूफ कर सकता है अगर उसने ऑनेस्टली काम किया तो उसका किसी भी कंपनी के असेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की? ड्यूटीज क्या है? स्टेचुटरी ड्यूटीज, ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ एंड अदर ड्यूटीज में कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेशनल, कॉन्ट्रेक्चुअल जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, जो प्रोफेशनल है वैसा उसको रहना चाहिए। लॉ के हिसाब से क्या है? ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट एंड एक्सरसाइज प्रॉपर केयर, ड्यूटी टू ऑब्टेन एंड नॉलेज अबाउट द कंपनी, ड्यूटी टू परफॉर्म एडिशनल वर्क, ड्यूटी टू वेरीफाई असेट्स हेल्ड बाय द कंपनी। जो असेट्स है उनको वेरीफाई करने का अधिकार है उसके पास या कर्तव्य है, एडिशनल काम करने का भी उसको कर्तव्य है, नॉलेज ऑब्टेन करने का कर्तव्य है और ऑनेस्टली काम करना चाहिए। स्टेचुटरी ड्यूटीज क्या है? ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स को रिपोर्ट कर सकता है। ड्यूटी टू इंक्वायर, ठीक है, इंक्वायर कर सकता है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ ही कंप्लाई कर सकता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, फ्रॉड्स पर रिपोर्ट कर सकता है। ड्यूटी टू स्टेट द रीजंस फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट, अगर नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है तो उसका रीजन बता सकता है। ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट कर सकता है। ड्यू टू ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टेचुटरी रिपोर्ट, जो स्टेचुटरी रिपोर्ट है उसको सर्टिफाई कर सकता है। ड्यूटी टू सर्टिफाई प्रोस्पेक्टस जो है उसको भी सर्टिफाई कर सकता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो अचानक से बंद कर रहे हो उसको भी रिपोर्ट कर सकता है। ड्यूटी टू प्रिजर्व वर्किंग पेपर्स को भी प्रिजर्व कर सकता है। अब स्टेचुटरी ड्यूटीज में बात करते हैं तो ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, मेंबर्स को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक उसको रिपोर्ट करनी चाहिए मेंबर को। रिपोर्ट में सब बताना चाहिए कि कंपनी की क्या क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, बुक्स कौन सी मेंटेन हो रही है, बैलेंस शीट मेंटेन हो रही नहीं हो रही, सब कुछ। ड्यूटी टू इंक्वायर, इंक्वायर ये 143 सेक्टर आ रहा है, इसकी ड्यूटी से रिलेटेड ध्यान रखिए। और ड्यूटी टू इंक्वायर होता है वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or its members। ठीक है, तो वॉलेंट्री बेसिस पे whether loans or advances made by the company based on security have been properly secured, जहां पे ये सब चीजें properly secure की गई हैं, and whether the terms on which they have been made, और जिस चीज पे की गई हैं are prejudicial to the interest of company, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट को मना करते हैं। ठीक है, उस चीज को भी इंक्वायर कर सकता है, कंपनी के इंटरेस्ट कहीं से बाधित तो नहीं है। ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट ऑडिटिंग से कहीं बाधित तो नहीं है, जो ट्रांजेक्शन है वो सही से दिखाए गए हैं। ठीक है, लोन्स एडवांसेस वगैरह सब बताया गया है, एक्सपेंसेस ये वो सारी चीज चेक कर सकता है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उनसे कंप्लाई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो जो बोला, जो जो चीज चेक करनी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के हिसाब से वो कर सकता है। गवर्नमेंट शेल ऑल्सो नोटिफाई ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ सच मैटर्स, गवर्नमेंट जब भी बोलते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए तो वो भी उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। ड्यूटी रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, फ्रॉड्स पे वो रिपोर्ट कर सकता है जो भी चीज है। ठीक है, फ्रॉड्स पे रिपोर्ट कर सकता है। ड्यूटी टू स्टेट द रीजंस फॉर क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट, क्वालिफाइड या नेगेटिव जो रिपोर्ट है उसके रीजंस बता सकता है। ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट कर सकता है। ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टेचुटरी रिपोर्ट, जो स्टेचुटरी रिपोर्ट होगी उसको सर्टिफाई कर सकता है। ड्यूटी टू सर्टिफाई प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस है उसको भी सर्टिफाई कर सकता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलेंट्री वाइंड अप, वॉलेंट्री वाइंड अप हो रही है, अचानक से कंपनी बंद हो रही है ऐच्छिक रूप से, व्हेन द कंपनी प्रपोजेस फॉर वॉलेंट्री वाइंड अप डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनाना पड़ता है कि भाई हम क्यों बंद कर रहे हैं, हमारे हालात नहीं है। ठीक है, तो उस चीज के लिए एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई द रिपोर्ट, तो यहाँ पे ऑडिटर उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई इन लोगों के सही में हालात खराब हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ड्यूटीज आपने देख ली। स्टेचुटरी ड्यूटीज, ड्यूटी टू प्रिजर्व वर्किंग पेपर्स को प्रिजर्व करना उसकी ड्यूटी है, कोई उससे छीन नहीं सकता। कॉमन लॉ के हिसाब से देखें तो ऑनेस्ट रहना है, एग्जीक्यूटिव प्रॉपर केयर रखनी है, ऑब्टेन नॉलेज अबाउट कंपनी, ये उसके अधिकार हैं। ठीक है, ड्यूटी टू परफॉर्म एडिशनल वर्क, कोई एडिशनल वर्क हो वो भी वो कर सकता है। ठीक है, ड्यूटी टू वेरीफाई असेट्स हेल्ड बाय द कंपनी, असेट्स जो हैं उसको वेरीफाई कर सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज क्या है? ऑडिटर्स ड्यूटी विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स and conditions of his appointment between him and the party who appointed him। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी क्या है? ऑडिटर्स ड्यूटी विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑडिटर की जो ड्यूटी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगी, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पालन करना चाहिए।
प्रोफेशनल ड्यूटीज, द ऑडिटर हैज टू ऑब्जर्व द एथिक्स गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो एथिक्स दिए उसके हिसाब से काम करना है। लायबिलिटी क्या क्या है इसकी? लायबिलिटी देखिए कई तरह की लायबिलिटी है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो लास्ट चैप्टर है। एक दो जो चैप्टर हमने पहले पढ़े, इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, और एक ये ऑडिटर। तो ये जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट 9th वाला, इसमें सारी चीजें हैं। लायबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। तो लायबिलिटी देखिए क्या क्या है। सिविल लायबिलिटी, नेग्लिजेंस और मिसफिशियंस, यानी गलती नहीं होनी चाहिए उससे। कंपनीज एक्ट के हिसाब से लायबिलिटी फॉर मिस असेसमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल लायबिलिटी भी है और प्रोस्पेक्टस के हिसाब से भी गलती नहीं होनी चाहिए उसे। क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर इंडियन आईपीसी की धारा भी लग जाएगी अगर सही से नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हिसाब से भी है, और थर्ड पार्टी के हिसाब से भी है। लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड लायबिलिटी फॉर फ्रॉड्स, हर चीज की उसकी लायबिलिटी है। सिविल लायबिलिटी क्या है? नेग्लिजेंस मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो काम है वो सही से नहीं कर रहा है। ऑडिटर जो है अगर शेयर होल्डर लेके आ रहा है तो शेयर होल्डर का बेसिकली क्या है, एक एजेंट है। ही हैज टू परफॉर्म हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, उसको उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी करनी है, और अगर वो ऐसा करने से चूकता है तो नेग्लिजेंस का मामला है और उसकी लायबिलिटी फिर बन जाती है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑडिटर विल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज, कोई भी लॉस डैमेज होगा वो नहीं भरेगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी की उसका काम जो है सही से करे। लायबिलिटी फॉर मिसफियंस, तो मिसफियंस में क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इफ एन ऑडिटर डज समथिंग रॉन्गफुल इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज रिजल्टिंग इन अ फाइनेंशियल लॉस, अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो गलत है। He is guilty of misfeasance. In such a case, the company can recover damages from an auditor or from any officer for breach of trust or misapprehension of the company. तो यहाँ पे जो भी दिक्कत है, जो भी अगर वो गलत कुछ कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखें, कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या ड्यूटी है। लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन द प्रोस्पेक्टस, जो मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में वो गलत है तो ये भी इसकी जिम्मेदारी की उसको देखना चाहिए था। एन ऑडिटर शेल बी हेल्ड लायबल टू कंपनसेट एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब्स फॉर एनी शेयर डिबेंचर, अगर शेयर डिबेंचर किसी ने भी ले रखे हैं उससे गलती हो रही है, उसका पैसे का नुकसान हो रहा है, तो ये लायबिलिटी ऑडिटर की भी मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर होल्डर कोई लेके बैठा है तो गलती किसकी मानी जाएगी, ऑडिटर की, भाई तुमने क्या किया। द प्रोस्पेक्टस इश्यूड विदाउट नॉलेज और कंसेंट, ऑडिटर बच सकता है अगर वो प्रूफ कर दे। क्या क्या प्रूफ कर दे, प्रोस्पेक्टस उसकी नॉलेज के बिना जारी हुआ है, ही विथड्रॉ हिज कंसेंट इन राइटिंग बिफोर डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब डिलीवर हो रहा था प्रोस्पेक्टस तब उसने मना कर दिया था। प्रोस्पेक्टस जब आईपीओ निकलता है ना, पहली बार कंपनी आती है तब आता है, तो ये बात हो रही प्रोस्पेक्टस को मना कर दिया हो उसने, ठीक है, तब भी आया है। ही शुड हैव विथड्रॉन हिज कंसेंट आफ्टर इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के पहले विड्रॉ कर ली, प्रोस्पेक्टस के बाद में विड्रॉ कर ली, ये सब कर देता है तो बच सकता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर के पहले कर ली तो बच सकता है। क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी कब कब बनती है, अनट्रू स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, नॉन कंप्लायंस ऑडिटर का, फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन, फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर, पेनल्टी फॉर डेलिबरेट ऑफ कमीशन और ओमिशन। तो इनमें से कोई गलती करता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। देखिए कब कब क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, अनट्रू स्टेटमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस में आपने देखा क्यों नहीं, नॉन कंप्लायंस ऑडिटर ने जो है कंप्लाई नहीं किया है, जो रूल्स है उनके हिसाब से कंप्लाई नहीं किया है, 25,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को उसने मना कर दिया है असिस्ट करने को, तो भी उसके ऊपर फाइन हो सकता है 1 लाख तक का। भाई आपने हमसे पहले चेक कर लिया ना, तो आपसे तो पूछेंगे इस चीज को क्या चेक किया, इस चीज को क्या चेक किया, अगर वो मना कर देता है उसके ऊपर फाइन है। फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स, जो गिल्टी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर फाइन है, ठीक है। गिल्टी ऑफिसर जो उनको असिस्ट करने से मना कर देता तो भी फाइन है, कि भाई मैं इनकी जांच नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे, आपने तो पहले जांच करी ना, तो गिल्टी ऑफिसर है तो आपको दोबारा जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और पेपर्स, बुक्स पेपर्स को रिटर्न करने में मना कर रहा है। पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, मतलब आप अपने पास में जो चीजें बुक्स वगैरह मंगा ली उनको मना ही नहीं कर रहा, दे ही नहीं रहा वापस, ठीक है, या फिर बुक्स में कुछ गलती कर दी उसने। Prosecution of auditor in the course of winding up of a company by the tribunal if it appears to the tribunal that an auditor of the company has been guilty of an offense, अगर जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और ये पता लगता है, नहीं नहीं पेनल्टी याद नहीं करनी है, पेनल्टी बिल्कुल याद नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल कोई माइनर नहीं, माइनर मिस्टेक छोटी मोटी चल जाती है, लेकिन बड़ी गलती जैसे यहाँ पे लिखा है कि
जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने जो बुक्स हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि वो गिल्टी है, तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन जाएगा, यानी वो भी उतना ही जिम्मेदार है। ठीक है, आपको समझना यह है कि वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितने बाकी लोग हैं, उसको भी दोषी बनाया जा रहा है। पेनल्टी फॉर डिलिबरेट एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन, जान करके कोई गलती आपने छोड़ दी है, बिल्कुल आप लायबल हो, आपको प्रोसिक्यूशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी कहाँ कहाँ आती है? क्रिमिनल लायबिलिटी देखिए, इफ एनी पर्सन इश्यूज और साइंस एनी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एनी फैक्ट, किसी फैक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, तो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से वो गिरफ्तार भी हो सकता है। तो लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में क्या आती है? टैक्स इवेजन एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से ऊपर वो टैक्स बचा रहा है, 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा है। पर्सन इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू मेक एंड डिलीवर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अ फॉल्स अकाउंट, जानकर गलत अकाउंट दिखा रहा है, ठीक है, तो भी सजा है। रॉन्ग सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर दिया उसने। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, हाउएवर इफ ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द प्रैक्टिस। वो रिप्रेजेंट तो कर सकता है, बिल्कुल खतरनाक काम तो ही, आपको पैसे किस बात के दे रहे हैं? आप भी तो दोषी हो, अगर आप कोई गलती पकड़ नहीं पाए तो आपने क्या किया? कोर्ट बुलाएगी आपको कि भाई आपने क्या देखा था? इतना बड़ा मिसमैच हो रहा है और आप ऐसे ही घूम के आ गए। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर पे नहीं है सारी दिक्कतें, लेकिन बाहर के ऑडिटर पे सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट तो कर सकता है अपनी कंपनी को, लेकिन अगर वो कंपनी गिल्टी पाई जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है प्रैक्टिस से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि आप गलत चीज को डिफेंड कर रहे थे। एंड ऑडिटर कैन फेस इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर दी, 2 साल तक की सजा हो सकती है। लायबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबिलिटी हो सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 मेंशंस नंबर ऑफ एक्ट एंड ओमिशन दैट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू ऑडिट प्रैक्टिस। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आईसीआई बताता है। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है तो उस पर सजा हो सकती है। लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी क्या है? देयर आर नंबर ऑफ पर्सन हु रिलाई अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर पे बहुत ज्यादा लोग रिलाई करते हैं, इतनी इनको सजा वजह सब का प्रावधान क्यों है? क्यों ऑडिटर पे? ऑडिटर को उसी तरीके से काम भी दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से इनके काम भी हैं, जिस तरीके की लायबिलिटी है इनके ऊपर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं थर्ड पार्टी के केस में? बहुत सारे लोग जो रिलाय करते हैं इनके ऊपर, इसीलिए अगर उन्होंने रिलाय किया और कोई गलती मिलती है, ठीक है, अगर उन्होंने रिलाय किया और कोई गलती मिलती है ठीक है, तो थर्ड पार्टी के केस में भी क्या है कि लोग इन पे बहुत रिलाय करते हैं, इसलिए अगर रिलाय कर रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, शेयर होल्डर है, बैंकर हैं, और पता लगता है लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस है, लायबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, तो फिर भी सजा है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या? आपने जान करके छोड़ दी कोई चीज। इट हैज बीन हेल्ड इन द कोर्ट दैट ऑडिटर इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड थर्ड पार्टीज, ही वाज नो ड्यूटी टुवर्ड्स देम। तो बच सकता है कैसे? नेग्लिजेंस है कि भाई थर्ड पार्टी के लिए उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो क्या कह देगा कि थर्ड पार्टी थोड़ी पैसे दे रही है मुझे, तो थर्ड पार्टी विश्वास कर रही है तो उसकी गलती। थर्ड पार्टी के नेग्लिजेंस में वो कह सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ उसकी कोई भी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, अगर पता लगता है कोर्ट को कि ऑडिटर ने जो है गलती की है, मतलब किसी बैंक ने, किसी ने उससे समझ के कुछ गलती की है, तो वो कह सकता है कि मेरी इनके लिए ड्यूटी नहीं है, मैंने इनके लिए नहीं किया है, नेग्लिजेंस नहीं है मेरा।
Liability for frauds. The third parties can hold the auditor liable if there is a fraud on the part of auditor, even if there is no contractual relationship between auditor and third parties. नॉर्मल जगह नहीं पकड़ा जा सकता है इसको, लेकिन अगर कोई फ्रॉड है, अगर कोई फ्रॉड है तो वहां पे इसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? कोई फ्रॉड है तो वहां पे इसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स क्या होता है? काम का नहीं है, आपके टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया। सेक्शन वगैरह देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कंपनी की ऑडिट क्या होती है? मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेफिनेशन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, इसमें स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, आपके काम की चीज नहीं है। कैम्ब्रिज बिजनेस ने क्या क्या दिया है, लैंकेस्टर ने क्या दिया है, बस ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये चीज काम की आपके। ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, ट्रुथ, मतलब सब काम आपका सही है, ठीक है, उसके लिए होता है। और ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है, नेम ऑफ एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, स्कोप, ओपिनियन, सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट। तो ये जो लिखा हुआ है यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या होता है, टाइटल, नेम, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, स्कोप, ओपिनियन, सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, ये चीजें काम की है, तो ये आपने देख लिया। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्लीन और अनक्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड, एडवर्स और नेगेटिव और डिस्क्लेमर। तो पहले देख रहे हैं क्लीन और अनक्वालिफाइड क्या है। क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी गिवन बाय द ऑडिटर इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द अकाउंट बैलेंस शीट, सब कुछ सही है तो ये दे देगा ट्रू एंड फेयर व्यू है और कोई भी दिक्कत किसी तरह से नहीं है। ये क्वालिफाइड है। नेक्स्ट वाली किस तरह से होती है क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड वाली। क्वालिफाइड को देखिए, क्वालिफाइड इस तरीके से होती है, इसमें क्या है, द ऑडिटर बिलीव्स दैट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फेयरली स्टेटेड, द रीजन फॉर गिविंग, क्या क्या हो सकते हैं रीजन, वो कह रहा है कि यहाँ पे सब कुछ मुझे सही से नहीं बताया गया है। बिल्कुल इस बुक का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं रिलेटेड चैप्टर का। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको नहीं बताया गया, द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट डोंट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या कह रहा है, सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। पहली वाली में कह रहा था कि रिप्रेजेंट किया गया। ऑडिटर इज नॉट लायबल टू वेरीफाई, नॉट एबल टू वेरीफाई द वैल्यू एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द असेट्स, असेट्स की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, इंफॉर्मेशन जो मांग रहा है उसको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये सब के लिए वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है। इसके बाद एडवर्स और नेगेटिव, तो रिपोर्ट के टाइम आ गए, टाइप आ गए। ठीक है, एडवर्स क्या, देयर इज सफिशिएंट बेसिस फॉर द ऑडिटर टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट द होल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बिल्कुल ही मना कर दिया उसने कि बिल्कुल ही आपका सही नहीं है। व्हेन द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, नॉन कन्फर्मेटिव विद द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है, मिस्टेक्स बहुत हैं, डिस्क्रिपेंसी बहुत है, ओमिशन कर रखा है, जानकारी गलतियां हटा रखी है। डिस्क्लेमर रिपोर्ट में क्या होता है, ऑडिटर एक डिस्क्लेम कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है अकाउंट्स के ओपिनियन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट व्हेन ही डज नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू बेस हिज ओपिनियन। ठीक है, उसके ओपिनियन के लिए उसको गलत तो लग रहा है लेकिन उसके ओपिनियन के लिए उसको परफेक्ट सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या लिख देगा कि भाई मेरे हिसाब से गलत है, डिस्क्लेमर। इन द स्कोप ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ द ऑडिटर शुड गिव डिस्क्लेमर इन्फॉर्मेशन, दिस मे हैपन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म हिज ओपिनियन। भाई मैं कह रहा हूँ कि उसका ओपिनियन है लेकिन उसको पता नहीं किस हिसाब से, ऑडिटर एग्जामिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, उसकी एग्जामिनेशन से सेटिस्फाई नहीं है वो, देयर आर सम मटेरियल अनडिटरमाइंड आइटम इन एग्जामिनेशन, तो कुछ जो मटेरियल है वो डिटरमाइंड नहीं है। मीनिंग क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू और ओपिनियन के हिसाब से देख रहे हैं, तो मीनिंग एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, सेटिस्फाई है, क्वालिफाइड में नहीं है, एडवर्स में नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पे उसको मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओपिनियन यहाँ पे उसका क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है, रिजर्वेशन के सब्जेक्ट है लेकिन क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब फिक्स है कि हाँ भाई सही है। यहाँ पे रिजर्वेशन है कि पूरी तरह सही नहीं मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं है वो। ठीक है, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की भी ऑडिट होती है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो शेयर वालों की सारी पैसा है। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। दोनों हम देख के आ रहे हैं अकाउंटिंग में। इक्विटी शेयर क्या होता है, जो बाहर बिकता है, प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको उसका पैसा देना पड़ता है। ठीक है,
तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आपके काम के इतना नहीं है। ठीक है, ऑडिटिंग रिस्क से रिलेटेड पार्ट आपको करना है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, फिर से वही चीज आ गई। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, किस चीज में, एप्लीकेशन स्टेज पे क्या है, कॉल स्टेज पे क्या है, सारी स्टेज क्या है अकाउंटिंग में। तो उसी चीज से रिलेटेड है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए इन सारी ड्यूटीज में। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जा रहे हैं उनको देखेगा, प्रोस्पेक्टस को देखेगा, नहीं हर एक चीज की ऑडिट होनी चाहिए। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। शेयर अलॉटमेंट हो रहा है। शेयर अलॉटमेंट किससे हो रहा है, आईपीओ के थ्रू हो रहा है। आईपीओ कैसे आता है मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आईपीओ के थ्रू ये अलॉटमेंट हो रहा है। तो उस प्रोसेस में ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब सही है ना, प्रोस्पेक्टस सही है ना, डायरेक्टर की मिनट बुक को देखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस को देखना है, कॉन्ट्रैक्ट को देखना है, डायरेक्टर बुक देखना है, ये सब काम ऑडिटर के हैं। क्योंकि आपसे बोला ना कि शेयर होल्डर को अगर नुकसान होता है तो ऑडिटर की भी गलती मानी जाएगी कि तुमने क्या चेक किया था। तो इस टाइम पे इसको सब कुछ देखना है। बुक्स में एंट्री जो चेक करेगा, लीगल प्रोविजन से वेरीफाई करेगा, जो प्रीमियम पे इशू हुए उनका क्या करेगा, काम यही करना है सब जगह उसको। ठीक है, यही सब चीजें देखनी है, इशू, कॉन्ट्रैक्ट नोट, प्रोस्पेक्टस, यही सब देखना है। शेयर से प्रीमियम हो तब भी वही बात है। ठीक है, ऑडिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी क्यों बोल रहे हैं, ये डिस्काउंट पे जारी होते हैं। जो डिस्काउंट पे जारी होते हैं उसको स्वीट इक्विटी बोलते हैं। तो स्वीट इक्विटी हो चाहे प्रीमियम पे हो, सब में एक ही बात है, उसको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। प्रोस्पेक्टस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी सब हम देख चुके हैं। तो ये आपकी बुक हो चुकी है खत्म, और ऑडिट आपका खत्म हो चुका है मामला। अब यहां से आपको जो भी इस बुक में दिक्कत है वो आप देख लेना, और ऑडिटिंग के क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में करवाते रहेंगे। साथ के साथ जो भी आपको प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम पे पूछते रहो। तो ऑडिटिंग यहाँ से फिनिश है। कल हम स्टेटिस्टिक्स सुबह और शाम को पढ़ेंगे, उसको खत्म करेंगे, और परसों ऐसे ही पॉलिटी। ठीक है, तो जो भी दिक्कत हो बताइएगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे इसके बाद में। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ऑल ओके है। कल का स्केड्यूल किस तरह से, सुबह क्लास होगी। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। सुबह क्लास होगी, शाम को भी होगी, हम खत्म करेंगे स्टेटिस्टिक्स। ओके ओके, ऑडिटिंग के क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आपके सब टेस्ट में ही आते रहेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेस्ट में आते रहेंगे, 7 बजे नहीं, 7:30 या अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, चलिए गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद।